जब धरती ने अपग्रेड शुरू किया और सब लोग दूसरी दुनिया में शरण लेने चले गए, मैं अकेला पीछे छूट गया, भुला दिया गया। यहाँ तक कि देवताओं को भी मेरी मौजूदगी का पता नहीं चला। सब इसलिए क्योंकि मेरे पास एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन था। अभी अभी मुझे पता चला कि स्कूल, सड़कें और मेरा घर सब खाली हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग हवा में गायब हो गए हों और समय ठहर सा गया हो। जब मैं कंफ्यूज था, तभी मेरे पीछे एक एंजल प्रकट हुई और उसने मुझे यहाँ सब कुछ जो हुआ उसके बारे में बताया। चूंकि धरती के एक्सपीरियंस पॉइंट्स फुल हो चुके थे, उसे अगले युग में इवॉल्व करना था। समय 10 साल के लिए रुक जाएगा और डिवाइन पावर पूरी दुनिया को भर देगी। इंसान स्टेटस विंडोज के जरिए ब्रह्मांड और खुद के रहस्यों को देख सकेंगे, जैसे कि एंजल्स जैसे हायर बींग्स। लेकिन धरती भी ग्रेट कैटास्ट्रॉफी एरा में अपग्रेड होगी, और इंसानियत को खत्म होने से बचाने के लिए भगवान ने इंसानों को दूसरी दुनिया में भेज दिया, ताकि वो डिवाइन पावर सीख सकें और उन्हें अडेप्ट और ट्रेन करने का समय मिले। लेकिन मेरे स्पेशल स्किल्स की वजह से भगवान मेरी मौजूदगी को डिटेक्ट नहीं कर पाए, और इस तरह मैं पीछे छूट गया। मेरी भरपाई करने के लिए भगवान की दूत रीटा मेरे साथ 10 साल तक रहेगी। लेकिन अभी धरती एक ऐसे फेज में थी जहां डिवाइन पावर बिल्कुल नहीं थी। तो मैं डिवाइन पावर बिल्कुल नहीं सीख सकता था। मैं बस अपने शरीर को डेस्परेटली ट्रेन कर सकता था। इस दौरान रीटा ने मेरे खाने का प्रॉब्लम सॉल्व किया। मुझे बर्तन धोने की भी चिंता नहीं थी। 5 साल जल्दी ही बीत गए। मैंने मार्क्समैनशिप सीखना शुरू किया। रीटा साइड से मुझे गाइडेंस देती थी। एक झटके में मैंने 4 साल तक मार्शल आर्ट्स की स्टडी की। आज रीटा ने अचानक सजेस्ट किया कि मैं उसके साथ स्पार करूं। मैंने 9 साल की अक्यूमुलेटेड स्ट्रेंथ के साथ उस पर चार्ज किया। उसने बस कैजुअली अपना हाथ लहराया और मैं हार गया। रीटा ने कहा कि वो मेरी स्पारिंग पार्टनर बनेगी। हालांकि मुझे बहुत रिलक्टेंस थी, फिर भी मैंने उसके बीटिंग के तहत एक पूरे साल तक परसिस्ट किया। आखिरकार मैंने आज तक, यानी 10 साल बाद तक एंड्योरेंस दिखाया, और मैंने नए बिगिनिंग को वेलकम करने के लिए ड्रेसअप किया। रीटा को फ्रेंडली गुड बाय कहने के बाद मैं नर्वसली उस जगह पर खड़ा था जहां लोग गायब हुए थे। हालांकि मुझे रीटा से बिछड़ने का रिलक्टेंस था, मैं आखिरकार अपनी प्रीवियस लाइफ में वापस जा पाया। लेकिन कई घंटों बाद भी कोई वापस नहीं आया। रीटा मेरे पीछे एम्बैरेस्ड एक्सप्रेशन के साथ प्रकट हुई और बोली कि कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं फ्यूरियसली गुस्से में आ गया। मैंने पहले ही 10 साल वेट किया था। क्या मुझे और 10 साल या शायद 100 साल और वेट करना होगा? हालांकि 10 साल, 20 साल, यहाँ तक कि 50 साल बीत गए, फिर भी लोग वापस नहीं आए। मेरी फिजिक और मार्क्समैनशिप परफेक्शन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन मुझे अपने माता पिता का चेहरा भी याद नहीं रहा। 50 साल की परसिस्टेंस ने मुझे सिर्फ स्ट्रांग बनाया, लेकिन मैं और कितना होल्ड ऑन कर सकता था? क्या लोग कभी वापस आएंगे? मार्शल आर्ट्स की बार बार प्रैक्टिस से मैं टायर्ड हो चुका था। रीटा नहीं चाहती थी कि मैं गिव अप करूं, क्योंकि ग्रेट कैटास्ट्रॉफी कभी भी आ सकता था। मैंने उससे कहा कि मैं सीरियसली स्टडी करने का प्लान कर रहा हूं। हर समय सेम चीज़ करते रहने से परसिस्टेंस और मुश्किल हो जाता है। इसके बाद मैंने दिन रात किताबें पढ़ना शुरू किया। नॉवेल्स से लेकर बिजनेस बुक्स, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स तक। जब मैंने लाइब्रेरी की सारी किताबें खत्म कर दी, तो मैंने दूसरी कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस सीखना शुरू किया। इसके बाद रीटा और मैंने इस टीडियस लाइफ को पास करने के लिए दुनिया भर में ट्रैवल शुरू किया। अलग अलग देशों में घूमते हुए मैंने दुनिया की सारी किताबें भी पढ़ डाली। हालांकि मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया, मेरे पास टायर्ड होने का समय नहीं था। ग्रेट कैटास्ट्रॉफी के आने से पहले अभी बहुत कुछ प्रिपेयर करना था। रीटा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी मैं फर्मली बिलीव करता रहूंगा कि इंसानियत वापस आएगी। उसने प्रार्थना की, प्लीज़ सभी इंसानों को लुई की लिमिट तक पहुंचने से पहले वापस भेज दें। वो नहीं चाहती थी कि मैं लाइफ से गिव अप कर दूं। सारी किताबें खत्म करने के बाद मैंने बुचरिंग टेक्निक सीखना शुरू किया। जब मैं वाइल्ड बोर को प्रोसेस करने में एब्जॉर्ब था, रीटा ने बताया कि अब 274 साल बीत चुके हैं। ये एक एंजल के लिए भी लंबा समय था। वो एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि मैं फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता रहूंगा। मैंने ऐसा एक्ट किया जैसे मैंने सुना ही नहीं, और बुचर के काम पर फोकस करता रहा। 300 साल पूरे होने तक मैंने बुचरिंग टेक्निक्स को कम्प्लीटली मास्टर कर लिया था। फिर मैंने फोर्जिंग सीखना शुरू किया। लेकिन 5 साल बाद मैंने सिर्फ एक स्वॉर्ड बनाई। रीटा ने हंसते हुए कहा कि ये स्वॉर्ड शायद एक मूली भी नहीं काट सकती। हालांकि उसने वर्बली मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन वो उस स्वॉर्ड को मोमेंटो के तौर पर रखना चाहती थी। अगले 50 सालों में मैंने कई तरह के वेपन्स बनाए, लेकिन कोई भी मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सका, जब तक कि एक सदी नहीं बीत गई। आखिरकार मैंने एक परफेक्ट स्पीयर बनाई। बुचरिंग और फोर्जिंग मास्टर करने के बाद मैंने फिर से मार्शल आर्ट्स की स्टडी की। इस समय तक मुझे ईयर या मंथ की परवाह नहीं थी। फॉर्चुनेटली रीटा मेरे साथ हमेशा रही, लेकिन इंसानियत के डिलेड रिटर्न के साथ रीटा को चिंता होने लगी कि अगर मैं अपने मोस्ट डेस्परेट मोमेंट तक पहुंच गया तो क्या होगा। अगर वो मेरे लिए कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस ला पाती। बहुत सोचने के बाद रीटा को अचानक रियलाइज हुआ कि एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं की थी, वो थी रोमांटिक लव बिटवीन मैन एंड वुमेन। जैसे ही ये थॉट आया, रीटा का चेहरा इंस्टेंटली एम्बेरसमेंट से लाल हो गया। उसे लगा कि वो क्रेजी हो गई है।
एक एंजल के दिमाग में ऐसे रिडिकुलस थॉट्स कैसे आ सकते हैं? लेकिन रीटा ने सोचा कि अगर मैं विलिंग हूं तो उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तभी मैंने कुछ अनयूजुअल नोटिस किया और जल्दी से रीटा को बुलाया। उसकी कन्फ्यूजन देखकर मैंने उस स्वॉर्ड की ओर इशारा किया जो रीटा की कमर पर लटक रही थी। ये वही स्वॉर्ड थी जिसे उसने मोमेंटो के तौर पर लिया था। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये स्वॉर्ड अपने आप बाहर उड़ गई। अर्जेंसी में रीटा ने जल्दी से उसे चेस किया, लेकिन तभी मेरे कपड़े उस दिन के वैसे ही हो गए जैसे समय रुक गया था और सब कुछ धीरे धीरे ओरिजिनल स्टेट में लौट रहा था। रीटा ने भगवान से प्रार्थना की कि इस स्वॉर्ड को ना लिया जाए, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि ग्रेट कैटेस्ट्रॉफी एरा पहले ही आ चुका था। मैं भी ऊपर की ओर उड़ने लगा। रीटा मुझे प्रॉपरली गुड बाय कहना चाहती थी, लेकिन वो भी भगवान की पावर का रेजिस्ट नहीं कर पाई। इन 1000 सालों में हमने एक दूसरे के लिए डीप फीलिंग्स डेवलप कर लिए थे। रीटा के लास्ट वर्ड्स जब वो दूर जा रही थी, ये कंप्लेन कर रहे थे कि हमें कभी किस करने का भी मौका नहीं मिला, जबकि मैं चुपचाप उसे और दूर जाते हुए देखता रहा। रीटा का जाना मुझे बहुत डाउन हार्टेड कर गया। मुझे याद आया कि उसने एक बार कहा था कि वो एक एंजल है, एक हायर बीइंग। क्या इसका मतलब ये था कि अगर मैं भी हायर बीइंग बन जाऊं तो मैं रीटा को फिर से देख सकता हूं? दुनिया का रीसेट खत्म हुआ और लोग धीरे धीरे वापस आने लगे। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो मैं क्राउड्स ऑफ पीपल से घिरा हुआ था। मेरे सामने एक स्टेटस विंडो भी अपीयर हुआ। सब लोग अपने पास 10 ईयर्स के एक्सपीरियंसेस डिस्कस कर रहे थे। इसका मतलब था कि उनके पास 10 ईयर्स का डिवाइन पावर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस था, जबकि मैं पूरे 1000 साल पीछे रह गया था। लेकिन अब मैं सिर्फ अपने माता पिता को देखना चाहता था, क्योंकि मैं लगभग भूल चुका था कि वो कैसे दिखते हैं। जब मैं घर लौटा तभी एक फेमिलियर वॉइस ने मुझे पुकारा। जिस मोमेंट मैंने अपनी माँ को देखा, सारी फेमिलियर मेमोरीज फ्लड की तरह वापस आ गईं। हालांकि 1000 साल बीत चुके थे, फिर भी हमारे बीच कोई डिस्टेंस नहीं थी। डिनर सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले था। बस डिफरेंस ये था कि मेरे पेरेंट्स की कॉन्वर्सेशन उनके अदर वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस के बारे में थी। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मुझे डर था कि वो वरी करेंगे, इसलिए मैंने बात टाल दी। उनके कहने के अनुसार 10 साल की ट्रेनिंग के बाद भी बहुत कम लोग डिवाइन पावर को कंट्रोल कर पाए थे। खैर, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ लेट नाइट तक बात की और रिलक्टेंटली अपने रूम में लौट आया। फिर मुझे पता चला कि जो स्पीयर मैंने 100 साल फोर्जिंग में बनाई थी वो डिसअपियर नहीं हुई थी। मैं सिर्फ यही सोच सकता हूँ कि ये रीटा की वजह से थी। ये अच्छा था। अब मुझे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए न्यू वेपन्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने मेरे स्टेटस विंडो पास खोला उस और देखा स्पेयर का कि ये अटैक स्पीयर। पावर 800 पॉइंट्स था। मुझे नहीं पता था कि हाई है या लो, तो मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया उन लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए जो दूसरी वर्ल्ड से वापस आए थे। मैंने सबसे पहले लेवल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज की। लेवल 1 से 5 तक ऑर्डिनरी ह्यूमन लेवल माना जाता था। कहा जाता था कि दूसरी वर्ल्ड्स में सोल्जर्स को सिलेक्ट करने का स्टैंडर्ड यूजुअली लेवल 7 होता था और लेवल 10 से ऊपर वाले लोग स्वॉर्ड्समैन या आर्चर जैसे प्रोफेशंस हासिल कर सकते थे। लेवल 50 तक पहुंचने पर दूसरा प्रोफेशन चेंज अपॉर्चुनिटी मिलता था, जिसे एक्सपर्ट होने का सिंबल भी माना जाता था। लेवल 100 तक पहुंचने पर तीसरा प्रोफेशन चेंज पॉसिबल था और तीसरे प्रोफेशन चेंज के बाद लेवलिंग की डिफिकल्टी हेलिश हो जाती थी। तो ऑनलाइन ऑलमोस्ट कोई भी फोर्थ प्रोफेशन चेंज इंडिविजुअल्स को देखने की बात पोस्ट नहीं करता था। हालांकि कई स्पेक्यूलेशंस थीं कि सिर्फ ड्रैगन्स या बहामूथ जैसे हाई लेवल मॉन्स्टर्स ही फोर्थ प्रोफेशन चेंज रैंक तक पहुंच सकते थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं अभी कलेक्ट कर पाया था। मैं टुमारो स्कूल में और इन्वेस्टिगेट करूंगा। हालांकि दुनिया ड्रामेटिकली चेंज हो चुकी थी, मेरी लाइफ में ज़्यादा चेंज नहीं आया था। एक मोमेंट के साइलेंस के बाद मैंने धीरे से रीटा का नाम मर्मर्ड किया। मुझे अभी भी उसकी बहुत याद आती थी। अगले सेकंड एक वॉइस आई, रीटा तुम्हें ऐसा कहते सुन के बहुत हैप्पी होगी। फिर मेरे सामने एक एंजल अपीयर हुई। उसका नाम था लीसा, एक एंजल जिसे भगवान ने मुझे डिवाइन पावर यूज करना सिखाने के लिए भेजा था, ताकि मेरे लॉस्ट 10 सालों की कॉम्पनसेशन हो सके। ऑफ कोर्स ये सब रीटा की कंट्रीब्यूशन की वजह से था। उसने गॉड्स के सामने रोते हुए कहा था कि मैं धरती पर 1000 साल तक अकेला था और मैं अकेला ऐसा था जो डिवाइन पावर यूज नहीं कर सकता था। फेयरनेस इंश्योर करने के लिए रीटा के रिक्वेस्ट पर भगवान ने लीसा को भेजा ताकि मैं जल्दी से डिवाइन पावर मास्टर कर सकूं। रीटा को पर्सनली आने की परमिशन नहीं दी गई थी, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि एंजल्स और ह्यूमंस बहुत क्लोज हो जाएं। मुझे थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद लीसा समवट सरप्राइज थी। मैं वैसा नहीं लग रहा था जैसा रीटा ने रिपोर्ट किया था। बिकॉज मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बॉडी था, ऐसा लग रहा था कि एंजल भेजने की कोई नीड ही नहीं थी। अब लीसा को समझ आया कि उसे रीटा ने डिसीव किया था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुपोजिडली इनोसेंट रीटा इतने कनिंग मेथड्स यूज करेगी।
लेकिन चूंकि उसने टास्क एक्सेप्ट कर लिया था, लीसा ने कहा कि वो कमिंग डेज में मुझे डिवाइन पावर स्किलफुली मास्टर करने में हेल्प करेगी। वो एक हाई लेवल एंजल थी और सिर्फ मेरे साइड में रहने से ही वो मेरे अंदर डिवाइन पावर एक्टिवेट कर सकती थी और मेरी डिवाइन पावर कॉग्निशन और कंट्रोल एफिशिएंसी को 10 गुना इंक्रीज कर सकती थी। डिवाइन पावर के बिना पीरियड में रीटा के साथ 1000 साल बिताने से भी ये इफेक्ट नहीं होता। अब ग्रेट कैटास्ट्रोफी एरा था और लीसा ने एस्टिमेट किया कि मुझे डिवाइन पावर मास्टर करने में 1 साल लगेगा, सो अगले पूरे साल वो मेरे हेड पर बैठेगी। मेरी कंसर्न देखकर लीसा ने कहा कि उसने मैजिक कास्ट किया है ताकि लोअर बीइंग्स उसे देख ना सकें। मैं अगले दिन अर्ली बाहर निकला, लेकिन मेरे स्किल की वजह से अभी भी कोई मेरी एग्जिस्टेंस डिटेक्ट नहीं कर सकता था और ये स्किल चाहे कुछ भी हो ऑफ नहीं हो सकता था। हालांकि एंजल लीसा ने कहा कि मेरा स्किल गुड था। उसके व्यू में मेरे आसपास के लोग जो स्किल्स शो ऑफ कर रहे थे वो कंबाइंड भी मेरे स्किल से कंपेयर नहीं कर सकते थे। ये इंटेलिजेंस गैदर करने का गुड अपॉर्चुनिटी था। इस दौरान मैंने एक पावरफुल बीइंग के बारे में सुना जिसे एम्प्रेस कहा जाता था। ये हमारी स्कूल की एक फीमेल स्टूडेंट थी जिसने अदर वर्ल्ड में एक्सीलेंटली परफॉर्म किया था। मैंने ये भी सीखा कि लेवल रेस्ट्रिक्शंस वाले डंजन्स अपीयर होंगे, सो मैंने लीसा से इसके बारे में पूछा। उसकी एक्सप्लेनेशन से मुझे पता चला कि डंजन्स एक तरह के ट्रैप थे और इन्हें सेट करने वाले भगवान थे। इनके अंदर वेरियस मॉन्स्टर्स होते थे। भगवान बेट रखते थे ताकि मॉन्स्टर्स को डंजन्स में ल्योर किया जा सके। एक बार डंजन्स मॉन्स्टर्स से फिल हो जाएं, वो एग्जिट्स को सील कर देते थे और उन्हें अंदर ट्रैप कर देते थे। लेकिन ह्यूमंस मॉन्स्टर्स से डिफरेंट थे। एज लॉन्ग एज उनके पास अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशंस होती थीं, वो फ्रीली एंटर और एग्जिट कर सकते थे। इस तरह गॉड्स ने ह्यूमंस के लिए रिलेटिवली सेफ हंटिंग स्पेसेस क्रिएट किए थे। हालांकि डंजन्स सर्टेन टाइम के बाद नेचुरली डिसअपीयर हो जाते थे, सो अंदर के मॉन्स्टर्स को उससे पहले डील करना होता था। लेकिन दुनिया में कुछ पावरफुल मॉन्स्टर्स भी थे। कुछ ट्रैप्स डिस्ट्रॉय कर सकते थे और कुछ तो कैमोफ्लाज के तौर पर डंजन्स क्रिएट कर सकते थे। सो लीसा ने मुझे वार्न किया कि कभी केयरलेस नहीं होना है। ग्रेट कैटास्ट्रोफी के अर्ली स्टेजेस में मॉन्स्टर्स रिलेटिवली वीक थे, सो उसने सजेस्ट किया कि मैं अब मॉन्स्टर्स हंट करके लेवल अप कर सकता हूं। आफ्टर ऑल मेरे पास मॉन्स्टर लाइक बॉडी था और मैं इजीली लेवल 25 के आसपास के लो लेवल मॉन्स्टर्स को डिफीट कर सकता था। जस्ट देन लीसा ने कुछ सेंस किया और कहा कि मैं जल्द ही रियल कॉम्बैट में एंगेज कर सकता हूं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, क्लासरूम के बाहर से कमोशन आई। पता चला कि इंसेक्ट्स का एक बड़ा ग्रुप अटैक कर चुका था। न सिर्फ उनका साइज बढ़ गया था, बल्कि उनके एक्सोस्केलेटन्स और फिजिकल स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट थे। कई ग्रुप्स के रेजिस्टेंस फाइटर्स के सैक्रिफाइस होने के बाद सारे स्टूडेंट्स टेरर में फ्ली कर गए, बिकॉज जब वो वापस ट्रांसपोर्ट हुए उनका डेटा रीसेट हो गया था और वो सब लेवल 1 बन गए थे। मैंने वुडन स्टिक तोड़ा और उसे काउंटलेस बार स्वैंग किया। जब मैं रुका तो एक सिंपल वेपन रेडी था। कुछ और वेपन्स बनाने के बाद मैं सेट ऑफ करने को रेडी था। हालांकि मेरे पास इनविजिबिलिटी स्किल था, फाइटिंग के दौरान मुझे नोटिस किया जा सकता था। सो मैंने लीसा से पूछा कि क्या मेरी आइडेंटिटी हाइड करने का कोई वे है। उसने मुझे एक मास्क यूज करने को दिया। फिर मैं 18th फ्लोर से लीप किया और एक जायंट मैंटिस को एक किक से मार डाला। सिस्टम ने प्रॉम्प्ट किया, लेवल 13 जायंट मैंटिस किल्ड, 800 एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेंड, लेवल 3 तक लेवल अप और ऑल एट्रीब्यूट्स इंप्रूव कर दिए गए। अपने बॉडी में चेंजेस फील करते हुए मुझे समझ आया कि लेवलिंग अप का मतलब यही था। हालांकि मैजिक पावर ग्रोथ सिर्फ टाइनी बिट था, फिर भी मैं बहुत हैप्पी था। जस्ट देन मेरे पीछे कई लार्ज इंसेक्ट्स अपीयर हुए। मैंने स्लोली अपने हैंड में वुडन स्पीयर ग्रिप किया। अगले सेकंड मैंने उसे हार्ड थ्रो किया। एक जायंट एंट मॉन्स्टर इंस्टेंटली पावरफुल फोर्स के साथ शैटर हो गया। फिर मैंने दूसरा वेपन निकाला और एंट को हाफ में स्प्लिट कर दिया। सडनली कई लार्ज मॉस्किटोज अपीयर हुए। मैंने पहले एक को मार डाला, लेकिन दूसरा मॉस्किटो क्वाइटली मेरे पीछे अपीयर हो गया। उसने मुझे फोर्सफुली ग्राउंड में प्रेस कर दिया। लेकिन मेरा 1000 साल का बॉडी उसकी वीक प्रोबेसिस से इंजर्ड कैसे हो सकता था? मेरा बॉडी लंबे समय से ह्यूमन लिमिट्स को ट्रांसेंड कर चुका था। लास्ट मॉस्किटो को डील करने के बाद एक और मैंटिस ऊपर अपीयर हुआ। उसने अपने क्लॉज मुझ पर स्वंग किए, लेकिन मैंने इजीली डॉज कर लिया। हालांकि लीसा ने जल्दी वार्न किया कि कई मॉन्स्टर्स रीइंफोर्समेंट के तौर पर आ चुके थे और मैं कंप्लीटली सराउंडेड था। लेकिन मुझे डर नहीं लगा। मैंने अपना वेपन उठाया और फ्रैंटिकली इन मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया। मेरा लेवल अब 6 तक पहुंच चुका था। लेकिन तभी अचानक थंडर रोरिंग की आवाज आई। स्काई से एक लाइटनिंग बोल्ट गिरी जिसने एक स्ट्राइक में मॉन्स्टर को ऐश में कर दिया। मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी जो भी मास्क पहने हुए थी। लाइटनिंग अभी भी उसके फिंगर टिप्स पर स्लोली फ्लो कर रही थी। जब मैं वंडर कर रहा था कि यह मैजिक था, लीसा ने कहा कि डिस्ट्रैक्ट मत हो और जल्दी से बाकी मॉन्स्टर्स को मार डालो। मेरे बिसाइड वाली लड़की लाइटनिंग मैनिपुलेट कर रही थी ताकि रिमेनिंग मॉन्स्टर्स को ग्रेजुअली एलिमिनेट किया जा सके। कॉन्टिन्यूसली लाइटनिंग अटैक्स परफॉर्म करने के लिए उसका डिवाइन पावर
बहुत अबंडेंट होगा। वो प्रॉबेबली कॉन्स्टेंटली लेवल अप भी कर रही होगी, बिकॉज हर बार लेवल अप करने पर स्टैमिना रिकवर होती है और प्रिज्यूमेबली डिवाइन पावर भी। एनीवे, ये लास्ट मॉन्स्टर था और इसे मारने के बाद मैं लेवल 7 तक पहुंच गया। जब आर्मी सपोर्ट के लिए अराइव हुई, सीन पर सिर्फ कॉर्प्सेस का पाइल बचा था और उनके सामने एक आदमी मॉन्स्टर्स के रियर एंड से चीजें एक्सट्रैक्ट कर रहा था। लीसा ने कहा कि चूंकि मैंने बुचरी सीखा था, मैं मॉन्स्टर कॉर्प्स को प्रोसेस करके मैजिक स्टोन्स ऑब्टेन कर सकता हूं। वो मुझे बताएगी कि मॉन्स्टर्स के कौन से पार्ट्स में जनरली मैजिक स्टोन्स होते हैं। जब कई लोग मेरी स्ट्रेंथ से अमेज थे, मैंने ऑलरेडी एक मैजिक स्टोन एक्सट्रैक्ट कर लिया था। लेकिन जब मैं टर्न अराउंड हुआ, मुझे पता चला कि मुझे कई वॉच लोगों ने किया मेरी जा रहा था फोटोज और खींच ली थी। उसी मोमेंट वो लड़की जो लाइटनिंग मैनिपुलेट कर रही थी मेरे पास आई। वो चाहती थी कि मैं मॉन्स्टर्स को प्रोसेस करने में उसकी हेल्प करूं। ये मेरी एम्प्रेस के साथ फर्स्ट एनकाउंटर थी। उसकी बात सुनकर मैंने रिफ्यूज नहीं किया, लेकिन पूछा कि वो मुझे इसके बदले क्या देगी। उसने डिसाइसिवली कहा कि अगर मैं मॉन्स्टर्स को प्रोसेस करने में हेल्प करूंगा तो वो मुझे कॉप्सेस का 40% देगी। ये सुनकर मैं हैप्पीली एग्री कर गया। पास के लोगों से मुझे पता चला कि वो लड़की वाकई एम्प्रेस थी। उसकी स्ट्रेंथ जैसी र्यूमर्ड थी वैसी ही पावरफुल थी। जल्द ही डिसेक्शन कंप्लीट हो गया और एम्प्रेस ने सक्सेसफुली एक मैजिक स्टोन और कई मटेरियल्स ऑब्टेन कर लिए। मैंने अपना शेयर उठाया और लीव करने की प्रिपरेशन करने लगा, जबकि सब लोग एम्प्रेस की पावर में एब्जॉर्ब्ड थे। लीसा ने मुझे कहा कि वरी मत करो, क्योंकि बैटल खत्म होने के बाद इनविजिबिलिटी इफेक्ट लेने की वजह से लोग सडनली नोटिस कर चुके थे कि मैं डिसअपियर हो गया हूं। सब ने मिस्टेकनली सोचा कि मैं बहुत जल्दी चला गया, लेकिन मैं एक्चुअली उनके राइट बिहाइंड था। हालांकि ये वो सिचुएशन थी जो मैं मोस्ट चाहता था, फिर भी मैं समवट सैड था। घर लौटने के बाद मैंने प्लान किया कि ऑब्टेन्ड मटेरियल से कुछ डिफेंसिव इक्विपमेंट बनाऊंगा, लेकिन आर्मर के लिए शायद मटेरियल्स इनफ नहीं थे। फॉर्चुनेटली मेरे रिस्ट और नी गार्ड्स ऑलमोस्ट राइट बने। हालांकि लीसा ने रिमाइंड किया कि मॉन्स्टर मटेरियल से इक्विपमेंट बनाना कॉम्प्लेक्स है और लेटर प्रोफेशनल क्राफ्ट्समैन ढूंढना ज्यादा रिलायबल होगा। मैं एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट था, क्योंकि अर्थ पर अब मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्राफ्ट्समैन शायद मैं ही हूं। यह देखकर लीसा फिर साइलेंट हो गई। क्या ये वाकई वो ह्यूमन था जिसके बारे में रीटा ने कहा था कि वो कुछ नहीं कर सकता? वो अब रियली वापस जाकर रीटा को एक्सपोज करना चाहती थी। लेकिन चूंकि बात यहां तक आ चुकी थी, लीसा ने मुझे बताया कि अगर मैं डिवाइन पावर टेक्निक्स के बारे में जानना चाहता हूं। ये टेक्निक्स मैजिक स्टोन्स या डिवाइन पावर क्रिस्टल्स को यूज करके इक्विपमेंट को स्पेशल पावर्स देने के बारे में थी। ये अर्थ की फॉजिंग जैसा ही कॉन्सेप्ट था, लेकिन ज्यादा एडवांस्ड। स्ट्रॉन्गर इक्विपमेंट फॉजिंग की टेक्निक सुनकर मैं एक्साइटेडली लीसा को ग्रैब कर लिया और उसे टीच करने के लिए कहा। मेरे सडन एक्शन से लीसा स्टार्टल हो गई। मुझे पुश करने के बाद उसने कहा कि वो मुझे सिखाएगी। फिर लीसा ने बताया कि सीखने से पहले मुझे नेसेसरी मटेरियल्स और मैजिक स्टोन्स या डिवाइन पावर क्रिस्टल्स जो मैजिक स्टोन्स जैसे प्रॉपर्टीज वाले हों प्रिपेयर करने होंगे। देख करके मुझे डिवाइन पावर क्रिस्टल्स का मतलब समझ नहीं आया। उसने एग्जाम्पल दिया, जैसे ड्रैगन हार्ट्स जिनमें लार्ज अमाउंट्स ऑफ डिवाइन पावर होता है। एक बार इक्विपमेंट प्रोटोटाइप फॉर्ज हो जाए, मैजिक स्टोन्स को ग्राइंड करके सरफेस पर अप्लाई किया जाता है। ये सबसे सिंपल बेसिक डिवाइन पावर इक्विपमेंट था। फिर स्पेशल एबिलिटीज ग्रांट करने की टेक्निक आई, क्योंकि मैं डिवाइन पावर मैनिपुलेट नहीं कर सकता था। अब लीसा को लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं डिस्करेज नहीं हुआ और पहले ट्राई करने का डिसाइड किया। ये देखकर लीसा ने मुझे एक न्यू मेथड भी दिया। वो था लार्ज अमाउंट्स ऑफ मैजिक स्टोन्स का यूज करके डिवाइन पावर को रिप्लेस करना। डिवाइन पावर या मैजिक स्टोन्स कंज्यूम करके वेपन्स को फ्लेम या आइस जैसे स्पेशल पावर्स देना। इससे वेपन्स में स्टैमिना रिकवर करने या अटैक्स रेजिस्ट करने जैसे इफेक्ट्स भी हो सकते थे। वेपन्स को कौन सी एबिलिटीज देना है ये क्राफ्ट्समैन की विल पर डिपेंड करता था। सो ओवरऑल एबिलिटीज ग्रांट करने के लिए एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डिजायर चाहिए थी। तो मैंने इक्विपमेंट बनाना शुरू किया और जल्द ही रिस्ट और नी गार्ड्स की एक पैर तैयार हो गई। मैजिक स्टोन पाउडर स्प्रिंकल करने के बाद स्टेटस विंडो ने प्रॉम्प्ट किया, डिवाइन पावर टेक्निक्स लर्न्ड। लेकिन क्रिएशन प्रोसेस अभी फिनिश नहीं हुआ था। कुछ मैजिक स्टोन्स अभी बचे थे। मैंने प्लान किया कि मैजिक स्टोन्स के अंदर डिवाइन पावर यूज करूंगा। मुझे अपनी आंखें बंद करके कॉन्सेंट्रेट करते देख लीसा वेरी सरप्राइज थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी जल्दी इक्विपमेंट एबिलिटीज ग्रांट करने की ट्राई करूंगा। उस मोमेंट मैंने सोचा कि मैं इक्विपमेंट को मैंटिस के साइट्स जैसी शार्पनेस देना चाहता हूं। जस्ट जब मैं सक्सीड होने वाला था, मैं फेल होने वाला था क्योंकि मैजिक स्टोन्स इनफ नहीं थे। ये सीन देखकर लीसा को सॉरी फील हुआ और उसने इमीडिएटली डिवाइन पावर प्रोवाइड करके हेल्प की।
नेक्स्ट सेकंड काउंटलेस एनर्जीज मेरे हैंड में रिस्ट गार्ड में गैदर होने लगी। लीसा को लगा कि ये स्टिल फेल हो गया, लेकिन मैं स्लाइटली स्माइल कर रहा था क्योंकि मेरा डिवाइन पावर मेमोरी लेवल इंप्रूव हो गया था। इसका मतलब था कि रिस्ट गार्ड ने स्पेशल एबिलिटीज गेन कर ली थी। मैंने अपना हैंड उठाया और लाइटली वेव किया। पास की आयरन चेन इंस्टेंटली कट गई और उसकी एबिलिटी एग्जैक्टली वही थी जो मैंने इमेजिन की थी। हालांकि लीसा ने हेल्प की थी, फर्स्ट ट्राई में सक्सीड होने पर उसने मेरी प्रेज की, लेकिन चूंकि मैंने अभी पार्क का स्विंग डिस्ट्रॉय कर दिया था, मैं हरिडली भाग गया। लीसा स्पीचलेस थी क्योंकि वो मैजिक से इसे रिस्टोर कर सकती थी। अगले दिन मैंने अपनी माँ को लंबे समय तक एक्सप्लेन किया। मैंने कहा कि मैं जस्ट बाहर वॉक के लिए जाना चाहता था और फाइनली आउटसाइड निकलने में सक्सीड हो गया। हाफ वे मैंने लीसा से कहा कि मैं रियली एम्प्रेस को फिर से देखना चाहता हूं क्योंकि मैं उसकी कंट्रोल डिवाइन पावर में वेरी इंटरेस्टेड था। एम्प्रेस की एबिलिटीज बाकियों जो अदर वर्ल्ड्स गए थे से फार एक्सीड करती थी, लेकिन लीसा ने कहा कि इसमें कुछ स्पेशल नहीं था। आफ्टर ऑल उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस था। लीसा के व्यू में मैं ट्रूली स्पेशल था जो डिवाइन पावर के बिना मॉन्स्टर शेल्स प्रोसेस कर सकता था। इवन उसे इस बात पर अमेज्ड होना पड़ा था। जस्ट जब उसने बोलना खत्म किया, लीसा सडनली रुक गई। उसे टर्न होते देख मैंने पूछा क्या हुआ। लीसा ने कहा कि उसने ग्रुप ऑफ मॉन्स्टर्स को सेंस किया जो लेवल 35 आइस वुल्फ के लीडरशिप में अप्रोच कर रहे थे। ये सुनकर मैं शॉक्ड था क्योंकि लीसा ने पहले कहा था कि ग्रेट कैटास्ट्रॉफी के अर्ली स्टेजेस में हाई लेवल मॉन्स्टर्स नहीं होते। हेल्पलेसली लीसा ने एक्सप्लेन किया कि उसे येस्टरडे से ही कुछ रॉन्ग फील हो रहा था क्योंकि ग्रेट कैटास्ट्रॉफी के सेकेंड डे पर हमारे किल्ड मॉन्स्टर्स ऑलरेडी लेवल 10 से ऊपर के थे। अब अर्थ के साथ प्रॉब्लम थी। लीसा को लगा कि उसे नेक्स्ट मेरी हेल्प चाहिए होगी। इससे पहले कि मैं और क्वेश्चंस पूछता, उसने मुझे हरी अप करने को कहा। सिचुएशन वहां अर्जेंट लग रही थी और रास्ते में लीसा ने एक्सप्लेन किया कि मॉन्स्टर्स इतना स्ट्रांग क्यों थे। भगवान ने ग्रेट कैटास्ट्रॉफी आने से पहले ह्यूमंस को ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन एनिमल्स को अर्थ पर छोड़ दिया था। बिकॉज भगवान ने सोचा था कि एनिमल्स को अर्थ पर 10 ईयर्स तक ले रहना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अननोन एरर की वजह से अर्थ का टाइमलाइन सीरियसली शिफ्ट हो गया था। फाइनली अदर वर्ल्ड्स में 10 ईयर्स बीत चुके थे, लेकिन अर्थ पर ऑलरेडी 1000 साल हो चुके थे। इन 1000 ईयर्स में मैं थिंक्स करने और रीटा के साथ रहने में फोकस था, सो मुझे टाइम के चेंज का बिल्कुल नोटिस नहीं हुआ। हालांकि टाइम रीसेट हो चुका था। एनिमल्स जो 10 साल तक जिंदा रहने वाले थे, अनएक्सपेक्टेडली 1000 साल तक सर्वाइव कर गए। रिजल्ट अब ऑब्वियस था, अर्थ के एनिमल्स बहुत स्ट्रांग और इंटेलिजेंट हो चुके थे। जब लीसा मुझे सीन पर ले गई, वहां ऑलरेडी ब्लड से कवर्ड था। लीसा ने कहा कि उसने येस्टरडे सिचुएशन रिपोर्ट कर दी थी, लेकिन एडजस्टमेंट्स आने से पहले उसने होप किया कि मैं मॉन्स्टर्स क्लियर करने का टास्क ले सकता हूं और आफ्टरवर्ड्स रीजनेबल कॉम्पेंसेशन दी जाएगी। हालांकि इस विशस वुल्फ्स के पैक को देखकर मुझे समझ आया कि ये टास्क प्रॉबेबली आसान नहीं होगा। फॉर्चुनेटली करंट वुल्फ पैक बहुत स्ट्रांग नहीं था और मुझे रिट्रीट नहीं करना पड़ेगा। मैंने इमीडिएटली अपनी स्पीयर उठाई और लीप करके ग्राउंड पर वुल्फ पैक की ओर किल करने लगा। इवन सबसे स्ट्रांग आइस वुल्फ मेरे स्ट्राइक के नीचे स्पॉट पर मर गया। येस्टरडे के लेवलिंग अप की वजह से मेरी स्ट्रेंथ भी ग्रेटली इंप्रूव हो चुकी थी। सीन पर लगभग 70 मॉन्स्टर्स थे और उनके लीडर की डेथ ने उन्हें गिव अप नहीं कराया, लेकिन बाकी स्मॉल मॉन्स्टर्स मेरे लिए इवन लेस मैच थे। जब मैं स्मॉल मॉन्स्टर्स को किल कर रहा था, पीछे से क्राइज फॉर हेल्प आईं। कुछ लोग जो टाइम पर इवैक्यूएट नहीं कर पाए थे, अब वुल्फ से सराउंडेड थे। अदर वर्ल्ड्स के सेफ हंटिंग एनवायरनमेंट के अनलाइक, इन वुल्फ्स के सामने लेवल रीसेट लोग मैजिक से रेजिस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते थे। क्रिटिकल मोमेंट पर मैं पहुंच गया। मैंने रेस्क्यू मिशन शुरू किया। बस एक ही बार में 2 भेड़ियों को ढेर कर दिया। जब मेरा एक्सपीरियंस लेवल 9 पर पहुंचा, मैं रुक गया क्योंकि मेरे पास कोई प्रोफेशन नहीं था। मैं लेवल 10 तक नहीं पहुंच सका, लेकिन फॉर्चुनेटली एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस स्टोर हो जाता था। जब मैंने उन लोगों को बचाया तो वहां मौजूद लोगों ने मुझे पहचान लिया। मैं वही मास्क्ड मैन था जो कल एस यूनिवर्सिटी में था, लेकिन जो टाइटल उन्होंने मुझे दिया वो बिल्कुल अनोइंग था। एस यूनिवर्सिटी का प्रॉक्टोलॉजिस्ट, एक तेज वॉरियर जो स्पीड के लिए फेमस है। ये सुन के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इधर लीसा मेरे पास खड़ी मजे ले रही थी, मुझे चिढ़ा रही थी। भेड़ियों को मारते मारते अचानक कुछ शॉकिंग हुआ। एक ग्रे वुल्फ ने तो एक आदमी को हॉस्टेज बना लिया। उसकी स्किलफुल हरकतों को देखकर लीजा ने कहा, शायद ये इसका पहला बार नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने ऐसे ट्रिक्स बेकार लगते हैं। बात करते करते मेरा भाला उस ग्रे वुल्फ को भेद चुका था। जब मेरे पास कोई हथियार नहीं बचा तो वुल्फ पैक ने फियर्स अटैक की तैयारी कर ली। लेकिन लीसा की गाइडेंस में मेरी फाइटिंग स्किल्स भी कमाल की थीं। भेड़िए मेरे लोहे के घूंसों के सामने एक एक करके जल्दी मर गए। जल्द ही मैंने 70 से ज़्यादा भेड़ियों को मार डाला। जब बुचर करने की बारी आई तो भाला बहुत इनकन्वीनियंट था। मुझे बाद में एक स्पेशलाइज्ड बुचरिंग नाइफ बनानी होगी।
इस बार इतने सारे कॉर्प्सेस थे कि मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकता था, तो मैंने आने वाली आर्मी के साथ नेगोशिएट किया और मैजी स्टोन्स को छोड़कर बाकी मटेरियल्स का कुछ हिस्सा उन्हें बेच दिया। इस तरह ये हंट खत्म हुआ। थोड़ी देर बाद आर्मी ने मटेरियल्स के पैसे ला दिए। वे लोग बहुत जेनरस थे और लीसा ने सजेस्ट किया कि फ्यूचर में आर्मी के साथ गुड रिलेशंस बनाना चाहिए। बैटल खत्म होने के कुछ देर बाद इनविजिबिलिटी इफेक्ट शुरू हो गया। ये कंफर्म करने के बाद कि कोई मुझे देख नहीं सकता, मैं धीरे धीरे घर की ओर चला। घर पहुंचकर मुझे और प्रिपरेशन करनी थी। मुझे यकीन था कि मॉन्स्टर्स और भी स्ट्रांग होते जाएंगे। घर के पास पहुंचकर लीसा की गाइडेंस में मैंने स्टेटस विंडो खोला। अब मुझे अपना प्रोफेशन चुनना था। वहां कुल 23 प्रोफेशंस अवेलेबल थे। मैंने असैसिन को सबसे पहले रिजेक्ट कर दिया। इनविजिबिलिटी का होना ही काफ़ी था। लीजा ने बताया कि जब मैं डिवाइन पावर मास्टर कर लूँगा तो इनविजिबिलिटी एक एक्टिव स्किल बन सकती है। 23 प्रोफेशंस में से चूज़ करना मुश्किल था, तो मैंने लीसा से पूछा कि क्या वो कोई रिकमेंडेशन दे सकती है। लीजा थोड़ा सरप्राइज थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एकोसिक नाम के इस रिकॉर्ड विंडो के कांटेक्ट में आने के बाद मेरे पास 23 प्रोफेशंस अवेलेबल होंगे। अगर मैं थोड़ा और वेट करता तो शायद ये संख्या 40 तक भी पहुंच सकती थी। कुछ मिनट सोचने के बाद लीजा ने मुझे 2 ऑप्शंस दिए। एक था स्पीयरमैन, दूसरा था फाइटर। आखिरकार मैं हमेशा स्पीयर टेक्निक्स और फाइटिंग टेक्निक्स ही प्रैक्टिस करता रहा हूँ। हाँ, उस दौरान फ्रीक्वेंटली पिटाई भी होती थी। लीजा ने कहा कि मैं लकी हूँ। एंजल से टेक्निक सीखने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। उसने ये भी कहा कि मुझे वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेवल बढ़ने पर मुझे सब प्रोफेशंस चुनने के और भी मौके मिलेंगे। आखिरकार मैंने स्पीयरमैन प्रोफेशन चुन लिया। मैंने सोचा कि इससे मुझे वेपन्स मिलेंगे। वैसे भी स्पीयरमैन के डिस्ट्रक्टिव पावर फाइटर से ज़्यादा होती है। लेकिन जब मैंने कन्फर्म बटन दबाया तो विंडो अचानक चेंज हो गया। मैंने जल्दी से लीजा को बताया कि एक एक्स्ट्रा प्रोफेशन आया है जिसका नाम है ब्लड स्पीयरमैन। ये सुनकर लीजा तुरंत शॉक हो गई, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव प्रीफिक्सेस वाले प्रोफेशंस यूनिक होते हैं। ये हर चोजन पर्सन के लिए कस्टम मेड होते हैं और इनकी पावर ओरिजिनल प्रोफेशन से कहीं ज़्यादा होती है। लीजा ने कहा कि मुझे ब्लड स्पीयरमैन ही चुनना चाहिए। हालांकि यूनिक प्रोफेशंस को लेवल अप करने के लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन इनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। जब मैंने कन्फर्म बटन दबाया तो एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस ने मुझे लेवल 18 तक पहुंचा दिया। लेकिन जल्द ही मुझे पता चला कि मैंने भले ही ब्लड स्पीयरमैन चुना था, लेकिन वो ब्लड स्पीयरमैन बन गया, जिसमें स्टेल्थ मोड में अटैक पावर 10% बढ़ जाती है। ये सब मेरे इन्नेट कॉस्मिक लोनर टाइटल की वजह से हुआ, जिसने प्रोफेशन एक्विजिशन के दौरान चेंजेस कर दिए। जब मुझे पता चला कि ये डोमिनेरिंग ब्लड स्पीयरमैन नहीं है, मुझे तुरंत रिग्रेट हुआ, लेकिन अब दोबारा चूज करने का कोई वे नहीं था। प्रोफेशन कंफर्म करने के बाद एक पावर मेरे पूरे शरीर में फ्लो करने लगी। मेरा शरीर और भी स्ट्रांग हो गया। लीजा के गेस के मुताबिक मेरी करंट ग्रोथ रेट से शायद दूसरी प्रोफेशन चेंज तक भी डिवाइन पावर नहीं मिलेगी, और इस प्रोफेशन चेंज से मुझे कोई न्यू एक्टिव स्किल्स भी नहीं मिले। लेकिन लीजा की बातों ने मुझे बहुत रीअश्योर किया। उसने कहा कि अगर दूसरी प्रोफेशन चेंज में भी स्किल्स नहीं मिले तो विंडो रिकॉर्ड करता रहेगा। तीसरी प्रोफेशन चेंज तक मुझे डेफिनेटली पावरफुल स्किल्स मिल जाएंगे। जो कुछ मैंने गेन किया उसे डाइजेस्ट करने के बाद लीजा ने कहा कि जल्दी चलो। वो मुझे और मॉन्स्टर्स एलिमिनेट करने ले जाना चाहती थी। मेरे अलावा और भी एजेंट्स टास्क्स ले रहे थे, तो मुझे सिर्फ अपने एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी। एम्प्रेस भी मॉन्स्टर्स एलिमिनेट करने वाली एजेंट्स में से एक बन गई थी। ये हेवन का दिया हुआ टास्क था। अगर अचीवमेंट्स दूसरों से ज़्यादा हों तो रिवॉर्ड्स भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे। हम जल्द ही डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। सामने एक ह्यूज ब्राउन बेयर था। उसकी टेरिफाइंग पावर के सामने लोग बस फ्रैंटिकली भाग रहे थे। लेकिन मैंने एक्साइटेडली अपना भाला उठाया। लेकिन अटैक करने से पहले अचानक जोरदार साउंड्स और वाइब्रेशंस होने लगे। मैंने सोचा कि आर्मी ने रॉकेट्स फायर किए होंगे, लेकिन लीजा ने धीरे से आगे पॉइंट किया, क्योंकि वाइब्रेशंस का सोर्स वो ब्राउन बेयर था। वो आर्मी पर्सनल के साथ फाइट कर रहा था। उनके अटैक्स उसके लिए जैसे इच खुरचने जैसे थे। प्रीवियस न्यूज़ में भी मेंशन था कि गवर्नमेंट ने सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कई एबिलिटी यूजर्स को इनवाइट किया था, लेकिन वो अभी तक अराइव नहीं हुए थे। जब मैंने देखा कि सोल्जर्स शायद होल्ड नहीं कर पाएंगे, मैंने तुरंत अपना मास्क पहन लिया। मैं रुकते देख लीजा ने जल्दी करने को कहा। मैं सही मोमेंट का वेट कर रहा था। जब इनविजिबिलिटी स्किल एक्टिव होती तो मेरी अटैक्स 10% इंक्रीज हो जाती, और स्पीयर टेक्निक्स की वजह से मुझे एक्स्ट्रा 10% अटैक बोनस भी मिलता। इन 2 बोनसेस के साथ मैं नेचुरली तब तक वेट करना चाहता था जब तक बोनसेस मैक्स ना हो जाएं।
जब ब्राउन बेयर का अटेंशन नहीं था, मैं उस पर सबसे डेडली ब्लो देने वाला था। लेकिन जब ब्राउन बेयर ने मुझे नोटिस किया, तब वो डॉज नहीं कर सका। मैंने तुरंत उसके हेड में जोर से भाला घोंप दिया। इस पावरफुल अटैक से ब्राउन बेयर की हाइट डिफेंड नहीं कर सकी, लेकिन मुझे पता था कि ये क्रीचर एक ही ब्लो से डिफीट नहीं होगा। लीजा के मुताबिक ये ब्राउन बेयर ऑलरेडी सेकंड स्टेज मॉन्स्टर था। मैंने डीप ब्रेथ लिया और पीछे खड़े सोल्जर्स और हंटर्स को पहले जाने को कहा, क्योंकि ऑर्डिनरी लोग इस अपकमिंग बैटल में इंटरवीन नहीं कर सकते थे। भले ही वो लोग अदर वर्ल्ड्स में ट्रेंड थे, फिर भी वो अर्थ की करंट सिचुएशन से कोप अप नहीं कर सकते थे। ब्राउन बेयर ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसे समझ आ गया था कि मैं उसका सबसे बड़ा एनिमी हूं। उसने रेड लाइट वेव फायर की, जिसे मैंने डॉज कर लिया। मैंने अपना भाला उठाया और फियर्सली उसकी ओर थ्रस्ट किया। इस बार मैंने उसका पॉ टारगेट किया। मेरे हेड के ऊपर लीजा पूरी तरह एंजॉय कर रही थी। उसे ये बहुत एक्साइटिंग लग रहा था। 2 बार इंजर्ड होने की वजह से ब्राउन बेयर एक्सट्रीमली एंग्री था, लेकिन वो मेरी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता था। मुझे बस गुड अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी थी। जब मैंने ब्राउन बेयर का ओपनिंग देखा, मैंने तुरंत अपनी सारी स्ट्रेंथ कॉन्सेंट्रेट की। अगले सेकंड में मैंने सीधे उसके हेड में भाला घोंप दिया। इस पावरफुल ब्लो ने उसे स्पॉट पर ही मार डाला। मैंने ढेर सारा एक्सपीरियंस गेन लेवल किया 23 और तक पहुंच सक्सेसफुली गया और मुझे एक क्रिटिकल हिट स्किल मिली। लीजा मेरी स्ट्रेंथ से बहुत सैटिस्फाइड थी। मैंने सिर्फ 3 शॉट्स में एक लेवल 54 का ब्राउन बेयर मार डाला था। और अब मेरा फेवरेट टाइम आया, बुचरिंग टाइम। लेकिन अचानक ब्राउन बेयर का शरीर एक सर्कल छोटा हो गया। पता चला कि जो मैंने अभी देखा था वो उसका जाइगांटिफिकेशन स्किल था, जो मरने के बाद इनइफेक्टिव हो गया। जब मैं लीजा के साथ स्किल्स गेन करने की डिस्कशन कर रहा था, तभी पीछे से एक छोटी सी कार आई। उसमें से उतरे लोग वो बाकी एबिलिटी यूजर्स थे जो लेट अराइव हुए थे। जब उन्हें पता चला कि मॉन्स्टर को ऑलरेडी मार दिया गया है, तो वो एरोगेंटली बोले, सेकेंड स्टेज मॉन्स्टर्स तो कुछ स्पेशल हैं ही नहीं। मैं अभी भी बेयर के कॉप्स को प्रोसेस कर रहा था जब उन्होंने मुझे नियर बाय नोटिस किया। कई लोगों के अनरीजनेबल सवालों का सामना करके मैं बिल्कुल अटेंशन देना नहीं चाहता था। आफ्टर ऑल मुझे थोड़ा सोशल एंग्जाइटी है और मुझे इन लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। थोड़ी देर बाद मुझे ढेर सारी बेयर स्किन मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मॉन्स्टर ने कोई मैजिक स्टोन्स ड्रॉप नहीं किए। तभी एक सोल्जर ने मुझे कुछ इंटेलिजेंस दी। अपैरेंटली देश में कुछ सॉफ्टवेयर थे जो आर्मी के कंट्रोल में मॉन्स्टर्स की अपीयरेंस इन्फॉर्मेशन को मैप्स पर शो करते थे। उसने होप किया कि ये मेरे हंटिंग में हेल्प करेगा। ये देखकर मैंने उसे थैंक यू कहा और सीन से चला गया। तभी मैंने अपना फ़ोन खोला और चेक किया, तो सरप्राइज हुआ कि नियर बाय 3 एरियाज में मॉन्स्टर अटैक्स हुए थे। मेरी कंसर्न देखकर लीजा ने कहा, वरी मत करो, बस इन सबको ठोक दो। ये सुनकर मैंने और हेजिटेट नहीं किया और इमीडिएटली रवाना हो गया। कुछ टाइम बाद मैंने 3 वेव्स ऑफ मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन रिजल्ट्स काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे क्योंकि मैं सिर्फ एक लेवल गेन कर पाया। शायद ये मेरे यूनिक प्रोफेशन की वजह से था। अगर रेगुलर प्रोफेशन होता तो लीजा के हिसाब से मैं अब तक लेवल 30 तक पहुंच जाता। फॉर्चुनेटली मैंने ढेर सारे मटेरियल्स कलेक्ट किए जो मैंने मिलिट्री पर्सनल को बेच दिए। अब मेरे पास इतना कैश था कि मैं कभी खर्च न कर पाऊं। अगली मॉर्निंग जब मैं उठा तो विंडो पर इंफॉर्मेशन शो हुई। नोटिफिकेशन आया कि अदर वर्ल्ड से कनेक्शन रिस्टोर हो गया है। अब से लोग अपने फिजिकल बॉडीज में उस अदर वर्ल्ड में जा सकते हैं जहां वो पहले थे, रिलेटेड टास्क कंप्लीट करने और रिवॉर्ड्स पाने के लिए। ये मैसेज देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने जल्दी से लीजा को ढूंढा और पूछा कि इसका क्या मतलब है। उसने कहा, अर्थ पर मॉन्स्टर्स बहुत स्ट्रांग हैं, इसलिए उन्होंने ह्यूमंस को अदर वर्ल्ड भेजने का डिसाइड किया है, ताकि वो सेफली एक्सपीरियंस पॉइंट्स अक्यूमुलेट कर सकें। सब लोग जब चाहें अदर वर्ल्ड जा सकते थे, लेकिन मैं अकेला नहीं जा सकता था। ये सुनकर मुझे बहुत डिजेक्टेड फील हुआ। लीजा ने हाथ हिलाकर कहा, तू तो ऑलरेडी अकेला था, तो इससे तेरी लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और तेरी सिचुएशन में मैं पावरलेस हूं। आफ्टर ऑल रूल्स मैं नहीं बनाती। ये सुनकर मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसे मैं एक्सेप्ट कर सकता था। जस्ट अदर वर्ल्ड नहीं जा पाऊंगा। लेकिन अचानक लीजा बोली, अदर वर्ल्ड जाना इम्पॉसिबल नहीं है। अगर तू हायर बीइंग बन जाए तो ना सिर्फ अदर वर्ल्ड जा सकेगा, बल्कि हेवनली रेल्म में भी ट्रैवल कर सकेगा। उस टाइम तू एंजल्स की इक्वल एग्जिस्टेंस होगा और तू रीटा को फिर से देख सकेगा। उसकी बातों ने मुझे काफ़ी कंफर्ट दिया। अपने पेरेंट्स के साथ डिनर खाते वक्त मैंने न्यूज़ रिपोर्ट देखा।
उसमें ग्लोबल इमरजेंसी मार्शल लॉ डिक्लेयर होने की बात थी। सभी आउटडोर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग स्कूल एंड वर्क टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिए गए थे। ये न्यूज़ देखकर मैं समझ गया कि कंट्री अब लोगों की सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकता। तो मैंने अपने पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि वो रिफ्यूज के लिए अदर वर्ल्ड चले जाएं। मैं अकेले अच्छे से जी लूंगा। तभी मेरी मॉम बोली, तू वही मास्ड पर्सन है ना जो न्यूज़ में आया था? मुझे पहली बार में ही पता था कि वो तू है। आखिरकार मेरे पेरेंट्स ने भी मेरी सजेशन मानी और अदर वर्ल्ड चले गए। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि लीज़ा को भी जाना पड़ेगा। उसे टास्क रिवॉर्ड्स कलेक्ट करने के लिए वापस जाना था। जाने से पहले मैंने उससे कहा कि वो मेरे लिए आइसक्रीम लाए। लीज़ा के जाने के बाद मैंने पैसे से एक नया बेस बनाया जहां मैंने वेरियस मटेरियल्स प्रोसेस किए। कुछ दिन बाद लीज़ा वापस आई और वो अपनी ट्रू फॉर्म में अपीयर्ड हुई। फिर उसने अपना हैंड एक्सटेंड किया और बोली कि वो मुझे इस टास्क का रिवॉर्ड देना चाहती है। जब मैंने लीज़ा का हैंड पकड़ा, मुझे इंस्टेंटली नोटिफाई हुआ कि हेवन एजेंट टास्क कंप्लीट हो गया है। रिवॉर्ड था ऑल एट्रीब्यूट्स में एक ऐड होना प्लस मुझे इटर्नल फ्लेम मिला। मैं इटर्नल फ्लेम के बारे में पूछने ही वाला था कि लीज़ा ने डिस्गस्टेड एक्सप्रेशन के साथ अपना हैंड वाइप करते हुए कहा, इटर्नल फ्लेम वो फ्लेम है जो कभी एक्सटिंग्विश नहीं होती। ये ना सिर्फ हेवन की सबसे प्रेशियस फ्लेम है, बल्कि हाई लेवल इक्विपमेंट फोर्ज करने का एसेंशियल टूल भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये रीटा ने केयरफुली तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया था। ये सुनकर मैं हैप्पीली बोला, वो हमेशा से जानती है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। लीज़ा के हेवन रिटर्न के दौरान उसने इन्वेस्टिगेट किया कि मॉन्स्टर्स इतने स्ट्रांग क्यों हो गए थे। रीज़न ये था कि गॉड ने अपनी पावर से टाइम को स्टॉप कर दिया था। इससे अर्थ के सभी लिविंग बींग्स गॉड की पावर से अफेक्ट हुए, जिससे वो स्ट्रॉन्गर और वायलेंट हो गए। इसके बाद लीज़ा मेरे लिए एक नया टास्क लाई, एक डिस्ट्रक्शन ट्रैप क्रिएट करना। ये ट्रैप ऑटोमेटिकली मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करता, फिर उन्हें डंजन की तरह ट्रैप करके डिस्ट्रॉय कर देता। ये अर्थ की प्रेडिकमेंट से एस्केप करने का एकमात्र वे था। ऑब्वियसली जितना डिफिकल्ट टास्क उतना रिचर रिवॉर्ड। मॉन्स्टर्स चौथे दिन ह्यूमैनिटी को कॉर्नर कर देंगे, और अगर अनचेक छोड़ दिया गया तो वो और भी रैम्पेंट हो जाएंगे। लेकिन लीज़ा को ऑलरेडी मेरा डिसीजन पता था और उसने तुरंत एक फुल सैक ऑफ मटेरियल्स निकाला। उसमें ना सिर्फ ऑस्ट्रिच एग्स जितने बड़े मैजिक स्टोन्स थे, बल्कि हेवन के एक्सक्लूसिव 3 टाइप्स के मेटल मटेरियल्स भी थे। मुझे और डिलाइट करने वाला था हेवन के फाइनेस्ट टूल्स का सेट। फाइनली एक कॉम्प्लेक्स क्राफ्टिंग ब्लूप्रिंट भी था। इन हाई लेवल आइटम्स ने इंस्टेंटली मेरा फॉर्जिंग डिजायर ट्रिगर कर दिया। उसी टाइम मैंने लीज़ा से कहा कि मेरा रिवॉर्ड एडवांस में प्रिपेयर करे। ये सुनकर लीज़ा हल्के से स्माइल की और बोली, ये रिवॉर्ड डेफिनेटली तुम्हें सरप्राइज करेगा। ये सुनकर मैंने तुरंत अपनी फॉर्जिंग अटायर पहनी। अब बस सिट बैक करो और मेरी परफॉर्मेंस देखो। फिर मैंने सबसे बड़ा मैजिक स्टोन निकाला और उसे इटर्नल फ्लेम में फीड किया। फ्लेम ने मैजिक स्टोन को कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया। फिर मैंने अपना हैमर निकाला और 82 बार स्ट्राइक किया। तब जाके मैंने एक छोटा सा क्यूब क्रिएट किया। लीज़ा ने मेरी फॉर्जिंग टेक्निक को अमेजमेंट में देखा। उसने साय करते हुए कहा, अगर तेरा क्लास ब्लैकस्मिथ होता तो शायद तू गॉड्स को चैलेंज करने वाले वेपन्स क्रिएट कर लेता। लेकिन अभी ट्रैप को सिर्फ इनिशियल फॉर्म मिला था। नेक्स्ट मुझे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग स्पेशल पैटर्न्स कार्व करने थे। मुझे इतने अर्नेस्टली वर्क करते देख लीज़ा अब समझ गई थी कि रीटा, जो हाई रैंकिंग एंजल है, एक लोली ह्यूमन के लिए क्यों फॉल कर गई। कुछ घंटों बाद मैंने अचानक एंग्रेविंग नाइफ नीचे रख दी। मेरे हैंड्स में एक लस्टरस सरफेस और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स वाला क्यूब फ्लोट करने लगा। उसी टाइम मुझे लेजेंडरी क्रिएटर टाइटल मिला, जिसका इफेक्ट था प्रोडक्शन एफिशिएंसी को 20% इंक्रीज करना। मेरे हैंड्स में डिवाइन पावर क्यूब देखकर लीज़ा की आंखों में बिलीफ नहीं था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इतनी जल्दी फिनिश कर लिया। एक्चुअली मैं पूरे 5 घंटे तक वर्क करता रहा। ये सुनकर लीज़ा को फाइनली रियलाइज हुआ कि वो मुझे इतने टाइम से वर्क करते देख रही थी। क्यूब को अपने हैंड्स में लेने के बाद लीज़ा समझ गई कि मैंने इसे परफेक्टली क्राफ्ट किया था। मेरी However, घमंडी मुझे स्टॉप एटीट्यूड करने को से कंट्रोल पहले करने के लिए उसने मुझसे कहा कि मेरा ये काम बेयरली रिक्वायरमेंट्स को पास करता है। अब सिर्फ एक आखिरी डिवाइन आर्ट स्टेप बाकी था, जिसमें लीसा को अपने कंपेनियंस को बुलाना था ताकि वो मदद कर सकें। मैं सीक्रेटली उम्मीद कर रहा था कि रीटा भी आएगी, लेकिन अगले ही सेकंड दूसरी एंजल्स प्रकट हो गईं। उन्होंने डिवाइन आर्ट्स को परफॉर्म करने के डिटेल्स डिस्कस किए और साथ ही इस बात पर हैरानी जताई कि एक मियर इंसान ऐसा डिस्ट्रक्शन ट्रैप बना सकता है। सब कुछ रेडी होने के बाद मैंने एनर्जी स्टोन को पकड़ा और 3 एंजल्स का इंतजार किया, लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हें बस डिस्ट्रक्शन ट्रैप को पूरा करने की स्ट्रांग विल चाहिए, बाकी सब हम पर छोड़ दो। जल्द ही तीनों एंजल्स ने मेरे कंधों पर अपने हाथ रखे। अगले ही सेकंड डिवाइन पावर चारों दिशाओं से मुझ पर दबाव डालने लगी।
ये थी हायर बीइंग्स की ताकत। वो पावरफुल डिवाइन फोर्स मुझे पूरी तरह से क्रश कर देना चाहती थी। मेरी डिस्ट्रेस्ड हालत देखकर लंबे बालों वाली एंजल मुस्कुराई। इतना भी हैंडल नहीं कर सकते? मैंने तुरंत जवाब दिया। ये तो कहीं भी इनफ नहीं है। मुझे कॉन्सेंट्रेट करना था और कुछ ऐसा बनाना था जो मॉन्स्टर्स के लिए एक्सट्रीम अल्योर वाला हो, कुछ ऐसा जो 1000 साल से लोनली जानवर भी रिफ्यूज ना कर पाएं। जैसे ही मैंने अपने विल डिटरमाइन की, मेरे शरीर से इंस्टेंटली एनर्जी बर्स्ट होने लगी। एक ब्रिलियंट लाइट की फ्लैश के बाद एक और कॉम्प्लेक्स क्यूब धीरे धीरे मटेरियलाइज हुआ। इस क्यूब में 2 रेयर एट्रीब्यूट्स भी अटैच थे। ये रैंडम एट्रीब्यूट्स थे जो क्राफ्ट्समैन डिवाइन आर्ट्स इस्तेमाल करते वक्त ऐड होते हैं और ट्रैप की पावर को ग्रेटली एनहेंस करते हैं। सभी एंजल्स ने मेरी फोर्जिंग स्किल्स की तारीफ की। अगला स्टेप था एंजल्स के साथ जाकर ट्रैप को प्लेस करना। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, मैंने एक अपोकलिप्टिक सीन देखा। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कुछ ही डेज में मॉन्स्टर्स ने अर्थ को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया था। जल्द ही एंजल्स ने एक एम्प्टी माउंटेन टॉप पर सूटेबल प्लेसमेंट स्पॉट ढूंढ लिया। लीसा ने अपने हाथ में क्यूब फेंका। हवा में डिवाइन पावर क्यूब ने इंस्टेंटली पावरफुल एनर्जी रेडिएट की, लेकिन अगले ही सेकंड क्यूब अचानक डस्ट में बदल गया। फिर मुझे एक वायलेंट ट्रैवर महसूस हुआ। उसी वक्त मॉन्स्टर्स जैसे कुछ की तरफ अट्रैक्टेड हो गए हों। उन्होंने ग्रुप्स बनाए और फ्रेंटिकली ट्रैप की दिशा में दौड़ पड़े। एंजल्स ने इस तरह के ट्रैप को डंजन कहा। इफेक्ट्स को एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा देखकर लंबे बालों वाली एंजल ने एक बार फिर मेरी ट्रैप बनाने की टैलेंट की तारीफ की। लीसा ने साइमल्टेनियसली दूसरी रीजन्स में डंजन्स एक्टिवेट किए। हालांकि वो प्रीवियस डंजन्स अब यूजेबल नहीं थे। लीसा ने मैजिक से मेरे बनाए डंजन की ऑरा को उनमें ट्रांसफर कर दिया था। उनके साथ चैट करने के बाद मैंने नीचे डेथ की ओर बढ़ते मॉन्स्टर्स को देखा और थोड़ा सैड फील किया। वो भी मेरी तरह 1000 साल तक जीने में परसिस्ट करते रहे थे, लेकिन एंड में एंजल्स और गॉड ने उन्हें ईजिली सबड्यू कर लिया। ह्यूमंस भी सेम थे। हमारे पास रेजिस्ट करने का कोई स्कोप नहीं था और हमें इंस्टेंटली दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था। हम सब गॉड की हथेलियों में प्लेथिंग्स थे। एक गलती ने मुझे अर्थ पर पूरे 1000 साल अकेला छोड़ दिया था। इन 1000 सालों में रीटा के बिना मैं शायद इनसेन हो जाता, लेकिन अब रीटा भी मेरे साइड में नहीं थी। इसलिए मुझे और स्ट्रांग बनना था, इतना स्ट्रांग कि कोई मुझे मैनिपुलेट ना कर सके या किसी चीज से बाइंड ना कर सके, ताकि एक दिन मैं ट्रू और कंप्लीट फ्रीडम अचीव कर सकूं। डंजन क्रिएट करने के बाद लीसा अपनी मिनिएचराइज्ड फॉर्म में लौट आई ताकि मेरी असिस्ट कर सके। ओरिजिनली अर्थ की सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए 27 और डंजन्स की जरूरत थी, लेकिन वो एंजल्स पहले ही रिटर्न कर चुके थे। इस पर लीसा ने एक्सप्लेन किया, ऐसे डिस्ट्रक्शन ट्रैप्स बनाने में एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मैजिक पावर लगता है। पहले वाली 3 एंजल्स ने अपनी मैजिक एग्जॉस्ट कर दी है और उन्हें रिकवर करने में कई दिन लगेंगे। ये सुनकर मैंने पूछा कि क्या दूसरी एंजल्स आ सकती हैं, जैसे रीटा, जिसके बारे में मैं कॉन्स्टेंटली सोचता रहता था। ये देखकर लीसा ने तुरंत मेरे डिल्यूजन्स को क्रश कर दिया। रीटा बहुत बिजी थी अपने वर्क में, क्योंकि उसने मेरे लिए स्ट्रिंग्स पुल किए थे, इसलिए वो टेम्परेरीली अर्थ पर नहीं आ सकती थी। रीटा की सिचुएशन के बारे में पूछने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने वर्कशॉप बेस पर जाकर कुछ प्रिपरेटरी वर्क करूंगा। वहां पहुंचते ही मुझे इंस्टेंटली बहुत मोटिवेशन मिली। आज मैं पहले कुछ ट्रैप्स बनाऊंगा और एंजल्स के रिटर्न करने पर उन्हें परफेक्ट करूंगा। लेकिन तभी लीसा ने टेबल पर रखे मटेरियल्स को कॉन्टेम्पलेट करना शुरू कर दिया। मेरे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को देखकर लीसा ने मुझे एक छोटा गिफ्ट देने का डिसाइड किया। फिर उसने मैजिक से मेरे पास मौजूद बीस्ट हाइट की क्वालिटी इंप्रूव कर दी। इन परफेक्ट बीस्ट हाइट्स को हैंड्स में देखकर ट्रैप्स बनाने का मेरा प्लान पीछे छूट गया और मेरा इक्विपमेंट फोर्ज करने का डिजायर जाग उठा। जल्द ही हाइट को मेजर करने के बाद मैंने उसे ग्लव्स और बूट्स में बनाने की प्रिपरेशन शुरू कर दी। थोड़े हैमरिंग और प्रोसेसिंग के बाद मुझे रेयर आइस वुल्फ ग्लव्स और लेदर बूट्स मिल गए। क्योंकि इस तरह का डिफेंसिव इक्विपमेंट बहुत स्टफी हो जाता था, मैंने इसमें वेंटिलेशन एट्रीब्यूट ऐड कर दिया। लीसा मेरी स्पीड से सरप्राइज थी। वो अमेज थी कि मेरी स्किल्स कितनी रैपिडली इंप्रूव हो रही हैं। नेक्स्ट स्टेप था प्रीवियसली मिले बेयर हाइट से आर्मर बनाना। मेरे काम को देखते हुए लीसा सेटिस्फाइड होकर स्माइल कर रही थी, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं पूरे दिन वर्क करूंगा। इवन एज एन एंजल, लीसा को नींद आने लगी थी, लेकिन मैं रेस्ट करने को रेडी नहीं था, क्योंकि आर्मर मेन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट था और इसे प्रॉपरली बनाना जरूरी था। कुछ घंटों बाद मेरी एक्सक्लेमेशन ने लीसा को उसकी ड्राउजीनेस से जगा दिया। उस मोमेंट एक यूनिक ग्रेट बेयर हाइड आर्मर तैयार हो चुका था, लेकिन ये अभी फिनिश नहीं हुआ था। मैं इसमें कुछ स्पेशल अटैक मेथड्स ऐड करना चाहता था। फिर मैंने आइस वुल्फ के दांत और बोन्स यूज करके आर्मर को एनहांस किया। एनहांस्ड आर्मर ना सिर्फ एट्रीब्यूट्स में डबल हो गया, बल्कि एक हिडन स्किल भी गेन कर लिया। बैटल में अटैक होने पर आर्मर ऑटोमेटिकली स्पाइक्स एक्सटेंड करता था काउंटर अटैक्स के लिए। लीसा ने मेरे प्रीवियस डिजाइन्स को कंबाइन करके नोटिस किया कि मुझे शार्प ब्लेड्स एक्सटेंड करने वाली चीजें बहुत पसंद है। उसकी पजल्ड इंक्वायरी देखकर मैं इंस्टेंटली सीरियस हो गया। लीसा को लगा शायद मेरा हेजहॉग्स या सिमिलर एनिमल से कोई ग्रज है। मैंने कहा, ये डिजाइन एक्सक्लूसिवली मर्दों का रोमांस है। लीसा स्पीचलेस हो गई। उसने सोचा था कोई स्पेशल रीजन होगा, लेकिन ये इतना वियर्ड रीजन निकला। एनहांसमेंट के बाद आर्मर को 2 और एट्रीब्यूट्स मिले,
अब मटेरियल्स ऑलमोस्ट यूज हो चुके थे, सिर्फ कुछ बीस्ट बोन्स बचे थे। तो मैंने आधे बोन से बोन नाइफ्स बनाए जो मॉन्स्टर कॉर्प्सेस को प्रोसेस करने के लिए थे। बाकी आधे बोन्स से मैंने अपने लिए एक नया मास्क बनाया। सारा कंप्लीटेड इक्विपमेंट पहनने के बाद मैं इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा हैंडसम फील करने लगा। लेकिन तभी बाहर से मैसिव ट्रेमर्स ने मुझे और लीसा को अफेक्ट किया। लीसा ने अपनी डिवाइन पावर से इन्वेस्टिगेट किया और पाया कि मिलिट्री मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी। यह सुनकर मेरा एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया। मेरे एरिया ने पहले से डंजन इंस्टॉल था, फिर भी बाहर मॉन्स्टर्स थे। जल्द ही अलार्म साउंड सुनाई दिए। डिस्ट्रिक्ट में सेकंड लेवल मॉन्स्टर्स अपीयर हो गए थे। ये सुनकर लीसा ने भी समझा कि डंजन ने सारे सेकंड लेवल मॉन्स्टर्स को ट्रैप नहीं किया था। ये देखकर मैं डील करने की प्रिपरेशन करने लगा। बस होप कर रहा था कि ओपोनेंट प्रीवियस ब्राउन बेयर से वीक हो। लेकिन बैटल में जाने से पहले मुझे अपना स्पीयर स्ट्रेंथन करना था। जल्द ही मैंने स्पीयर को यूनिक ग्रेड तक फोर्ज कर लिया। अनएक्सपेक्टेडली इसमें 20% क्रिटिकल हिट प्रोबेबिलिटी भी गेन हो गई। थरो प्रिपरेशंस करने के बाद मैं क्विकली इंसिडेंट लोकेशन की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर बाद लीसा ने हमारा टारगेट स्पॉट कर लिया। सामने रूइंस पर एक कोलोसल बीस्ट खड़ा था जो कई 100 मीटर टॉल था। इस चीता ने एक क्लॉ से फाइटर जेट को स्ट्राइक डाउन कर दिया और आर्मी के टैंक्स और रॉकेट्स का उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। अगले ही सेकंड चीता डायरेक्टली ग्राउंड पर मौजूद सोल्जर्स की तरफ झपटा। मैंने सोचा था कि सभी को सेफ अदरवर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था, लेकिन मिलिट्री पर्सनल और कुछ फर्स्ट पहले प्रोफेशन चेंज करने वाले प्रोफेशनल्स ने वाकई में पीछे रहने का फैसला किया था। वो चाहते तो उस दूसरी दुनिया में जा सकते थे सेफली लेवल अप करने के लिए, लेकिन उन्होंने धरती पर रह के लड़ने का चॉइस किया। सचमुच उन्होंने गजब का काम किया। अगर मेरी धरती और मेरा देश ही चला गया तो दूसरी दुनिया में जाने का क्या मतलब। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई सेवियर हूं, लेकिन अगर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सकता हूं तो मैं आखिरी पल तक खड़ा रहूंगा। ये सोचते हुए मैं तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ा। उसकी ताकत साफ तौर पर पहले वाले भूरे भालू से कहीं ज्यादा थी। उसी वक्त आर्मी के टैंक्स ने भी सीधे उस पर फायर किया। जोरदार धमाकों ने तुरंत मॉन्स्टर के सिर के ऊपर आग की लपटें उठा दीं, लेकिन इससे उसे बस हल्की सी तकलीफ हुई। गुस्से में आके मॉन्स्टर ने तुरंत टैंक को उठा लिया, जैसे उसे पूरा निगल लेना चाहता हो। उसी पल मैं मॉन्स्टर के ऊपर कूदा। मेरे इनविजिबिलिटी इफेक्ट की वजह से मॉन्स्टर ने मुझे तुरंत नोटिस नहीं किया। अगले ही सेकंड मेरा भाला जोर से मॉन्स्टर की तरफ बढ़ा। इस अटैक ने भाले के क्रिटिकल हिट एट्रीब्यूट को भी ट्रिगर कर दिया। मुझे फिर से मॉन्स्टर से लड़ते देख आसपास के लोगों को जैसे अपनी खोई हुई हिम्मत वापस मिल गई। मेरे जोरदार वार से कमजोर पड़कर मॉन्स्टर ने टैंक को छोड़ दिया, लेकिन तुरंत बाद मुझे एक तगड़ा खतरे का एहसास हुआ। मॉन्स्टर को कोई जानलेवा नुकसान नहीं हुआ था। गुस्से में उसने दर्द सहते हुए मेरी तरफ झपट्टा मारा। शुक्र है मैंने वक्त पर रिएक्ट किया और आसानी से डॉज कर लिया। मॉन्स्टर की घायल हालत का फायदा उठाते हुए सैनिकों ने तुरंत गोलियों की बौछार शुरू कर दी, जबकि मैं उस टैंक के पीछे दौड़ा जो अभी अभी फेंका गया था, क्योंकि उसमें अभी भी 2 सैनिक थे। टैंक का ऊपरी ढक्कन खोलने के बाद मैंने उनसे कहा कि जल्दी से मुझे पकड़ें और वहां से निकलें। उन्हें बचाने के बाद मैं तुरंत हवा में उछला। अगले ही सेकंड में जमीन पर जोर से उतरा। मौत के मुंह से बाल बाल बचे सैनिकों ने हाँफते हुए मुझे धन्यवाद दिया। उन्होंने तो ये भी कहा कि वो मेरे लॉयल फैंस बनना चाहते हैं। लेकिन ठीक होने के बाद मॉन्स्टर ने मुझे फिर से नोटिस कर लिया। वो सबसे पहले अपने लिए सबसे खतरनाक दुश्मन को खत्म करने की तैयारी में था। ये देखकर मैंने पीछे खड़े दोनों सैनिकों को कहा कि पहले यहां से निकल जाएं। लिसा ने चिंता से कहा, मॉन्स्टर ने तुम्हारी ऑरा को लॉक कर लिया है, इसीलिए तुम्हारा इनविजिबिलिटी स्किल अब एक्टिवेट नहीं हो सकता। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि चिंता ना करे, क्योंकि जब मैं यहां आया था तब मैं डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार था। जैसे ही हमारी लड़ाई शुरू होने वाली थी, आसमान से एक डरावनी बिजली की गड़गड़ाहट गिरी। अगले ही सेकंड वो बिजली मॉन्स्टर के सिर पर जा गिरी। ये थी हमारी एम्प्रेस, जिन्हें मैंने बहुत समय बाद देखा था और वो अपने असली रूप में प्रकट हुई थीं। लेकिन एम्प्रेस के अटैक को झेलने वाला वो चीता अब मुझे अपना गुस्सा निकालने का टारगेट बनाना चाहता था। ये देखकर मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैंने पीछे की ओर कूदकर उसका खतरनाक हमला डॉज कर लिया, लेकिन चीते ने उसी वक्त मौका पाकर, जब मैं हवा में था, अपने सिर से मुझे जोर से टक्कर मारने की कोशिश की। ये सीन देखकर हवाई जहाज में बैठी एम्प्रेस भी मेरे लिए चिंतित हो गई थीं। लेकिन नीचे खड़े लोगों ने जल्दी ही नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है। मैं वाकई में उड़ा नहीं था, बल्कि मैंने जानबूझकर चीते को मेरे ऊपर अटैक करने के लिए ललकारा था और फिर अपने आर्मर के अटैच स्किल का इस्तेमाल करके काउंटर अटैक किया। अचानक निकले स्पाइक्स ने चीते को फिर से भारी नुकसान पहुंचाया। अगले ही सेकंड वो पागलों की तरह भागने लगा, मुझे झटकने की कोशिश में। उसने आगे की बिल्डिंग में भी जोर से टक्कर मारी, लेकिन मैं उसकी मंशा को पहले ही भांप चुका था। मैं उसे कामयाब कैसे होने देता। हवा में उछलकर मैंने मोमेंटम का फायदा उठाया और चीते की तरफ झपटा।
अगले ही पल मेरा भाला फिर से क्रिटिकल हिट के साथ चीते के शरीर में गहरे तक घुस गया। बार बार नुकसान झेलने के बाद चीता अब कुछ हद तक टूट चुका था। ये देखकर आर्मी के टैंक्स ने भी उस पर फायरिंग शुरू कर दी। पहले प्रोफेशन चेंज करने वाले लोग भी जमीन से आगे बढ़े। वैसे तो पहले लेवल के अटैक्स का दूसरे लेवल के मॉन्स्टर्स पर कोई असर नहीं होता, लेकिन एक हाथी भी 10 लाख चींटियों के मुंह में गिर सकता है। फिर ये चीता तो पहले से ही अपनी पीक कंडीशन में नहीं था। मुझे लगा कि अब तक चीता पूरी तरह बेबस हो चुका है, लेकिन लिसा ने मुझे जल्दी से फाइनल ब्लो देने को कहा, क्योंकि ये तेंदुआ अब तीसरे लेवल तक इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। जल्द ही चीते के घावों में डरावनी म्यूटेशन शुरू हो गईं और उनमें से कई सारी टेंटिकल्स उगने लगीं। ये एवोल्यूशन का साइन था। उसकी एवोल्यूशन अभी पूरी नहीं हुई थी। अगर हम अब टेंटिकल्स को खत्म नहीं करते और उसे मारने का मौका गंवा देते तो इसके नतीजे भयानक हो सकते थे। आसमान में मौजूद एम्प्रेस ने भी उसी वक्त अटैक शुरू किया, लेकिन बिजली के हमले के बावजूद चीते की टेंटिकल्स तेजी से बढ़ रही थीं। ये देखकर एम्प्रेस को समझ आ गया कि मॉन्स्टर के साथ लेवल का गैप बहुत ज़्यादा था। उनके अटैक्स उसे मार नहीं सकते थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एक सॉल्यूशन सूझा। एम्प्रेस ने कहा कि वो मुझे एक बफ दे सकती हैं, लेकिन ये मैजिक उनकी सारी डिवाइन पावर खींच लेगा, और उन्हें यकीन नहीं था कि मैं मॉन्स्टर को मार पाऊंगा, लेकिन अब समय नहीं बचा था। मैंने तुरंत उनसे कहा कि ट्राई करके देखें। ये सुनकर एम्प्रेस ने और देर नहीं की और अगले ही सेकंड हवाई जहाज से नीचे कूद पड़ी। पलक झपकते ही एम्प्रेस मेरे सामने उतरी। मुझे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद एम्प्रेस खड़ी हुई। उसी वक्त उनके हाथों में ताकतवर बिजली की शक्ति धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। जब एम्प्रेस का मैजिक मुझ पर असर करने लगा तो सिस्टम ने मुझे नोटिफाई किया कि मुझे स्पिरिट थंडर मिल गया है। इस स्टेट में मेरी अटैक, मूवमेंट स्पीड और क्रिटिकल हिट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इतना ही नहीं, मेरे अटैक्स में एक निश्चित प्रोबेबिलिटी के साथ एक्स्ट्रा थंडर डैमेज भी होगा, लेकिन बाद में इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे। मेरे शरीर पर सारे इन्हांसमेंट्स देखकर लिसा को भी नहीं पता था कि एम्प्रेस के पास इतना पावरफुल बफ मैजिक है। मेरे अंदर पहले कभी ना महसूस की गई ताकतवर शक्ति को फील करते हुए मैंने तुरंत सारी टेंटिकल्स को तोड़ डाला और मॉन्स्टर के शरीर में जोर से भाला घोंप दिया। अगले ही पल मैंने एक्स्ट्रा थंडर डैमेज भी ट्रिगर कर दिया। मेरे इस इन्हांस स्ट्राइक के सामने मॉन्स्टर आखिरकार मेरे हाथों मारा गया। इस फाइट से मिली एक्सपीरियंस ने मुझे लेवल 28 तक पहुंचा दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद मैं सीधे जमीन पर ढेर हो गया, जबकि लिसा ने मेरी तारीफ की कि मैंने बहुत अच्छा किया। एम्प्रेस अभी भी चीते को चेक कर रही थीं कि वो सचमुच मर गया या नहीं, और मुझे ख्याल आया कि क्या उन्हें कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिले। इस पर एम्प्रेस ने बताया कि वो और मैं एक पार्टी में नहीं थे, इसीलिए उन्हें कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिल सकते। ये सुनकर मैं दंग रह गया। ये पहली बार था जब मुझे इस सिस्टम के बारे में पता चला। लिसा ने सोचा कि मेरे जैसे इंसान को पार्टी करने की ज़रूरत ही नहीं, इसीलिए इस बारे में जानने की भी ज़रूरत नहीं थी। मॉन्स्टर के मरने की पुष्टि होने के बाद नीचे खड़े लोग खुशी से चिल्लाने लगे, लेकिन जल्द ही लूट बांटने का समय आ गया। मरा हुआ चीता भी अब काफ़ी छोटा हो चुका था, लेकिन जैसे ही लोग लूट की तरफ बढ़ने लगे, मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने कहा कि जब लूट बांटने की बात आएगी तो मेरा हिस्सा सबसे बड़ा होना चाहिए। ये कहने के बाद मैंने एम्प्रेस से पूछा कि इसे फेयरली कैसे बांटा जाए। एम्प्रेस ने सोचा कि मुझे 60% मिलना चाहिए, उन्हें 20% और बाकी लोग बचे हुए हिस्से को आपस में बांट लें। उनके डिस्ट्रीब्यूशन से मैं बहुत सेटिस्फाइड था, तो मैंने बाकी लोगों की तरफ देखा। किसी ने विरोध नहीं किया तो मैं सीधे चीते के ऊपर कूद गया। अगले ही सेकंड मैंने उसके शरीर से एक मैजिक स्टोन निकाला जो लगभग तीसरे लेवल का था। वो आइटम लेने के बाद मैंने एम्प्रेस की राय मांगी और उन्होंने भी मुझे वो मैजिक स्टोन लेने की इजाज़त दे दी, लेकिन बाकी लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एक्सेप्ट नहीं था। एक हाई लेवल मैजिक स्टोन। ये सीन देखकर लिसा को इन लो लेवल लोगों से और भी ज्यादा निराशा हुई। तभी मुझे मेरी माँ की सिखाई बात याद आई, जब झगड़े होते हैं तो मुक्के ही सबसे अच्छा कम्युनिकेशन टूल होते हैं। मैंने तुरंत उस मैजिक स्टोन को मॉन्स्टर के शरीर में वापस ठूस दिया। फिर मैंने इन लोगों को कहा कि वो खुद ही इसे बांट लें, लेकिन अगर मेरा हिस्सा जरा सा भी कम हुआ तो यहाँ मौजूद कोई भी सेफली नहीं निकल पाएगा। मेरे डरावने प्रेशर को फील करते हुए सबके होश ठिकाने आ गए। आखिरकार सबने अग्री किया कि मुझे वो मैजिक स्टोन ले लेना चाहिए। ये सुनकर मैं संतुष्ट होकर मुस्कुराया। सचमुच इस कैटास्ट्रोफी के दौर में ब्रूट फोर्स ही प्रॉब्लम सॉल्व करने का रास्ता था। जब मैं दोबारा मैजिक स्टोन लेने गया तो एम्प्रेस ने मुझे उनके हिस्से की मटीरियल्स हैंडल करने को कहा। कॉम्पनसेशन के तौर पर वो मुझे अपने हिस्से का 40% देंगी और सिर्फ चीते की खाल लेंगी, सारे बोन्स मुझे दे देंगी। ये सुनकर मैंने तुरंत हामी भर दी। जल्दी ही मैंने ढेर सारी बीस्ट हाइट स्किन कर ली, लेकिन क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि एम्प्रेस ने फ़ोन कॉल्स शुरू कर दिए ताकि लोग आकर उनके लिए से ले जाएं। बाकी लोग भी एम्प्रेस की तरह करना चाहते थे, लेकिन मेरा उनके प्रति एटीट्यूड अच्छा नहीं था।
वो बार बार मेरी हेल्प मांगते रहे। वो जल्दी से अपनी लूट लेना चाहते थे और फिर दूसरी दुनिया में चले जाना चाहते थे। लेकिन इस बार मुझे सारे मटेरियल्स का 50% चाहिए था। मजबूरी में सबको मेरी शर्तें माननी पड़ी। सारे मटेरियल्स प्रोसेस करने के बाद मैं घर लौटने की तैयारी करने लगा, लेकिन एम्प्रेस ने मुझे आवाज़ दी। उन्होंने कहा कि मेरी इनविजिबिलिटी टेक्निक बहुत स्ट्रांग है। अगर वो ध्यान न दें तो शायद मुझे नोटिस भी न कर पाएं। उन्होंने मुझे रोकने की वजह बताई। वो मेरे साथ पार्टी करना चाहती थीं। मैंने डिसाइसिवली उनका ऑफर ठुकरा दिया। शुक्र है एम्प्रेस ने ज़्यादा जिद नहीं की, क्योंकि उन्हें अभी धरती पर लड़ाई जारी रखनी थी। शायद भविष्य में हमारा बार बार सामना हो। फिर उन्होंने मुझे एक बिजनेस कार्ड दिया, कहते हुए कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मैं उनसे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। ये कहकर एम्प्रेस सीधे चली गईं। उस बिजनेस कार्ड को लेते हुए मैंने उसे देखा। पता चला कि एम्प्रेस का नाम था कंग मराई। लेकिन मेरा उन्हें कॉन्टैक्ट करने का कोई प्लान नहीं था, तो मैंने कार्ड को अपनी पॉकेट में रख लिया। इतने सारे मटेरियल्स लेकर मैं लिसा के साथ घर लौटा ताकि क्राफ्टिंग जारी रख सकूं। फिर हम वर्कशॉप में वापस आ गए। अगले कुछ समय तक मैंने पहले कुछ ट्रैप्स बनाने का फैसला किया। लिसा सोच रही थी कि धरती पर मॉन्स्टर्स इतने स्ट्रांग क्यों हैं। कैटास्ट्रोफी तो अभी हाल ही में शुरू हुई थी, फिर भी तीसरे लेवल के मॉन्स्टर्स पहले से ही दिखने लगे थे। लिसा की घबराई हुई शक्ल देखकर मैंने उससे कहा कि वो जाकर गॉड से पूछे। लेकिन मेरे शांत रवैये को देखकर लिसा थोड़ा कंफ्यूज थी, क्योंकि धरती पर अभी तक दूसरा प्रोफेशन चेंज करने वाला कोई प्रोफेशनल भी नहीं था। फिर भी मॉन्स्टर्स तीसरे लेवल तक इवॉल्व कर चुके थे। धरती पर मॉन्स्टर्स की एवोल्यूशन की स्पीड इंसानों से कहीं ज़्यादा तेज थी, तो इस तरह बैलेंस मेंटेन नहीं हो सकता था। मैंने शांति से कहा कि जब हमारे पास अभी कोई सोल्यूशन नहीं है तो हम जो कर सकते हैं वही करें। हमारी बात की बातचीत में मुझे पता चला कि अपेरेंटली सिर्फ मेरे देश में ही तीसरे लेवल के मॉन्स्टर्स थे। मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो मॉन्स्टर्स की इतनी तेज एवोल्यूशन की वजह शायद डिस्ट्रक्शन ट्रैप्स हैं। लिसा भी मेरे इस अजीब आइडिया से हैरान थी, लेकिन सोचने पर उसे लगा कि यह हाइपोथेसिस बहुत हद तक सही है। मॉन्स्टर्स ने ट्रैप से खतरा फील किया और एक्सट्रीम प्रेशर में वो पागलों की तरह इवॉल्व करने लगे थे। इसलिए डिस्ट्रक्शन ट्रैप्स बहुत हद तक कैटलिस्ट थे। लेकिन अगर हम उन्हें डंजन्स में कैद ना करें तो ढेर सारे मॉन्स्टर्स इंसानों को मारकर इवॉल्व करेंगे। तो भले ही डंजन्स उनकी लेवलिंग की वजह हों, फिर भी इंसानियत के लिए डंजन्स ज़रूरी थे। ये समझकर मैंने डिस्ट्रक्शन ट्रैप्स बनाते रहना था। लिसा मुझे कब से देख रही थी। उसे शक था कि सिर्फ ये चीज़ें फोर्ज करने से ही मुझे खुशी मिलती है, लेकिन मैं ये इक्विपमेंट और ट्रैप सिर्फ इसलिए बनाता था कि अलग अलग नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकूं। आखिरकार वो स्थिर 1000 सालों ने मैंने कभी ऐसी नोवल चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की थीं। ये सुनकर लिसा ने कहा कि अगर मैं और स्ट्रांग हो जाऊं तो मेरे लिए और भी अलग अलग चीज़ें इंतज़ार कर रही होंगी। ये मेरा अटल विश्वास था कि मुझे मेहनत करके लगातार खुद को स्ट्रांग बनाना है। समय बीतता गया और देर रात हो चुकी थी जब मैजिक पावर रिकवर कर चुके एंजल्स मुझे ढूंढने आए। डिस्ट्रक्शन ट्रैप्स को परफेक्ट करने के बाद एंजल्स अलग अलग देशों में डंजन सेट करने चले गए। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ जाएंगे, बस उम्मीद थी कि पहले से कम खतरनाक मॉन्स्टर्स हों। लिसा ने मुझसे कहा कि चिंता न करो, भले ही तीसरे लेवल के मॉन्स्टर्स दिखें तो ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि ढेर सारे डंजन सेट करके ही धरती नॉर्मल हो सकती है। एंजल्स को विदा करने के बाद मैं भी थोड़ा थक गया था और घर जाने के लिए टाइडिंग अप करने लगा। घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने नहाया, लेकिन मिरर में अपनी परछाई देखकर मैं थोड़ा पजल्ड था। नहाने के बाद मैंने लिसा से पूछा कि क्या मेरा शरीर हाल ही में और मस्कुलर हुआ है। ये सुनकर लिसा ने कहा कि मैंने ये नोटिस करने में बहुत देर कर दी, क्योंकि हर लेवल अप के साथ मेरा शरीर ग्रो करता है। ये सुनकर मुझे समझ आया। तभी तो मैंने हाल ही में नोटिस किया कि मेरा चेहरा और हैंडसम हो गया है। भले ही लिसा को मेरे चेहरे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी उसने कहा कि इंसानों की नज़र में मैं सचमुच और हैंडसम हो गया हूँ। लिसा की कॉन्फर्मेशन पाकर मैं बेहद खुश हुआ और तुरंत अपने मसल्स फ्लेक्स करने लगा। ये देखकर लिसा ने तुरंत मेरी तरफ पोटैटो चिप्स फेंके और कहा कि मैं उसका टीवी का व्यू ब्लॉक न करूं। जाते जाते मैंने लिसा को याद दिलाया कि जल्दी सो जाए, फिर मैं अपने बेडरूम में चला गया। ऐसे हायर बींग्स की नज़र में अपीयरेंस अब कोई खास चीज़ नहीं थी। लिसा को लगता था कि मेरी सबसे रिमार्केबल क्वालिटी थी मेरी वो परसिस्टेंट अनयील्डिंग डिटर्मिनेशन। जल्द ही अगला दिन आ गया जब सुबह की पहली किरण खिड़की से आई। मैं धीरे धीरे अपने सपनों से जागा, लेकिन तभी मुझे पता चला कि सिस्टम ने अचानक एक नोटिफिकेशन जारी किया। पता चला कि मुझे एक नई स्किल मिली है, रेस्ट। ये सुनकर कि मुझे रेस्ट स्किल मिली है, लिसा जल्दी से मेरे पास आकर उड़ी। मुझे स्किल को इतनी हल्के में लेते देखकर उसने कहा कि रेस्ट स्किल को मास्टर करना SS लेवल की डिफिकल्टी वाला है। लिसा को क्यूरियोसिटी थी कि मैंने ये स्किल कैसे सीखी, क्योंकि उसने भी अभी तक इसे मास्टर नहीं किया था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पहले हर रात में ये स्टडी करता था कि और कंफर्टेबली कैसे सोया जाए, तो आज ये नेचुरली अवेकन हो गया। एक्विजिशन कंडीशन समझकर लिसा को अब पता चला कि उसने इसे क्यों नहीं मास्टर किया, लेकिन लिसा की बातों से लगता था कि इस स्किल का पर्पस बस अच्छे से रेस्ट करना है। हालांकि मुझे जल्द ही एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखा। अगर इसका यही एकमात्र फंक्शन था तो पहले इतनी सरप्राइज्ड क्यों थी।
तो मैंने तुरंत उससे कहा कि वो जल्दी से स्किल के एडवांटेजेस बताए। लेकिन उससे पहले उसने डिसाइड किया कि पहले मुझे स्किल एवोल्यूशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगी। हमारे पास मौजूद सारी स्किल्स ग्रो कर सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रोफेशन एडवांसमेंट होता है। एवोल्यूशन के बाद स्किल्स की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरी कॉम्बैट आर्ट्स, स्पीयर आर्ट्स और रेस्ट स्किल्स ऑल इवॉल्व कर सकती थी। हालांकि फोर्जिंग और बुचरिंग पहले ही अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुकी थी। इनविजिबिलिटी अभी एक्टिव स्किल नहीं थी, तो वो अभी इवॉल्व नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरी कॉम्बैट आर्ट्स और स्पीयर आर्ट्स अभी तक अपग्रेड क्यों नहीं हुई थी, इसका कारण ये था कि अपग्रेड कंडीशंस बहुत मुश्किल थी। मैं अभी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को लेकर क्लियर नहीं था, तो लिसा ने मुझे कहा कि मैं अपना इन्फॉर्मेशन पैनल खोल के चेक करूं। लेकिन एवोल्यूशन कंडीशंस देखकर मैं तुरंत दंग रह गया। स्पीयर आर्ट्स की एवोल्यूशन के लिए बस पूरा हो गया। ये देखकर कि मैं माँ चीते की हड्डियों का इस्तेमाल करके उसके बच्चे का शिकार करने जा रहा हूँ, लीजा को लगा कि मैं बहुत ईविल हूँ, लेकिन ये तो अभी कुछ भी नहीं था। फिर मैंने वो हाई लेवल मैजिक स्टोन निकाला जो मुझे मिला था। ये देखकर लीजा ने जल्दी से मुझे रोकने की कोशिश की। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं सब कुछ एक हार्पून पर दांव पर लगा दूंगा, लेकिन ये था रिसोर्सेज का फुल यूज। अगर मैं उस छोटे चीते को नहीं मार पाया तो इस मैजिक स्टोन को रखने का कोई फायदा नहीं था। जल्द ही मैजिक स्टोन की पावर से इन्फ्यूज्ड हार्पून ने तगड़ी एनर्जी रेडिएट करनी शुरू कर दी। अब वो हार्पून हाई ग्रेड यूनिक लेवल तक पहुंच गया था और इसके सारे एट्रीब्यूट्स 20% बढ़ गए थे। ये इफेक्ट मेरी उम्मीद से 2 गुना था। यही है एक हाई लेवल मैजिक स्टोन की ताकत। नया बनाया हुआ इक्विपमेंट लेकर मैं एक बार फिर फोन बूथ पर गया और एम्प्रेस से कांटेक्ट किया। वो पहले से ही स्क्वायर की तरफ जा रही थी और मैंने उन्हें कहा कि तुरंत अंदर ना जाएं। मॉन्स्टर के पास इनविजिबिलिटी स्किल्स थी और रैशली अंदर जाने से अटैक हो सकता था। छोटा चीता शायद उसी जगह के आसपास था जहां उसकी मां मरी थी। बहुत मुमकिन था कि वो अपनी मां का बदला लेने की फिराक में हो, तो मैंने एम्प्रेस को रिमाइंड किया कि वो सावधान रहें। आखिरकार हम दोनों ने ही उसकी मां को मारा था। तभी लीजा ने सडनली नोटिस किया कि आगे कुछ गाड़ियां थी। गाड़ी में बैठी थी एम्प्रेस कंगमिरे। हालांकि उन्हें अभी भी मेरी आइडेंटिटी का पता नहीं था। एम्प्रेस गाड़ी चलाते हुए मुझसे मेरे प्लान के बारे में पूछ रही थी। मेरा प्लान था कि हार्पून का इस्तेमाल करके उसे पिन डाउन किया जाए ताकि वो अपनी इनविजिबिलिटी स्किल यूज न कर सके। मैं पहले इंसिडेंट साइट पर जाऊंगा। जल्द ही लीजा ने भी सेंस किया कि छोटा चीता पास ही था। ऐसा लग रहा था कि उसे मेरे आने का अभी तक पता नहीं चला था, जिससे स्नीक अटैक और आसान हो गया। फिर मैंने हार्पून का दूसरा सिरा जमीन में गहरे तक ठोक दिया। अब मुझे बस छोटे चीते के आने का इंतजार करना था। उसकी ऑरा मेरी और लीजा की परसेप्शन से एब्सोल्युटली नहीं बच सकती थी। कुछ देर बाद एक अनकंफर्टेबल ठंडी ऑरा धीरे धीरे फैलने लगी। उस पल मेरे पास ही छोटा चीता था, लेकिन उसने मुझे नोटिस नहीं किया। वो अपनी इनविजिबिलिटी स्किल पर बहुत कॉन्फिडेंट था। उसे क्या पता था कि मैं और लीजा पहले ही उसे लॉक कर चुके थे और इनविजिबल स्टेट में मेरे पैसिव ने हर अटैक पर 10% डैमेज बोनस दिया। अगले ही सेकंड मैंने सडनली हार्पून फेंका। हाई स्पीड उड़ता हुआ हार्पून तीखा किलिंग इंटेंट लेकर गया। फिर वो विशसली छोटे चीते के शरीर में घुस गया। इस अनएक्सपेक्टेड डैमेज से चीता दर्द में चीख उठा, लेकिन अभी और दर्द उसका इंतजार कर रहा था। हालांकि मेरे अटैक्स में एक्स्ट्रा डैमेज बोनस था, फिर भी हार्पून सिर्फ छोटे चीते के शरीर में आधा ही घुस पाया। शुक्र है उसका डिफेंस और अटैक बहुत स्ट्रांग नहीं थे, वरना इफेक्ट बहुत कम हो जाता। दर्द फील करते हुए चीता अब मुझे गुस्से से घूर रहा था। लीजा ने तुरंत मुझे वार्निंग दी और मैंने रिएक्ट किया। फिर मॉन्स्टर का अटैक इंस्टेंटली मेरी तरफ आया। उसकी स्पीड अनबिलीवेबली तेज थी, लेकिन फिर भी मैं उस स्ट्राइक को डॉज करने में कामयाब रहा। जैसे ही चीता पीछा करने को तैयार हुआ, मेरे बनाए हुए हार्पून ने फाइनली अपना मेजर रोल प्ले किया। चीते को पता चला कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि पीछे से हार्पून ने उसे टेथर कर रखा था और उसमें लगे बार्ब्स ने उसे और भी दर्द देना शुरू कर दिया। जैसा मैंने इमेजिन किया था, वो रस्सी बहुत स्टर्डी थी। अब मुझे बस बाकी सारे प्रिपेयर्ड हार्पून से चीते को हिट करना था और ये बैटल ज्यादातर जीत ली जाएगी। अगले ही पल मैंने जल्दी से एक और हार्पून उठाया। फिर चीते के दर्द में डिस्ट्रैक्टेड होने का फायदा उठाकर मैंने सडनली उसे फेंक दिया और ये स्ट्राइक भी चीते के मांस में घुस गया। मॉन्स्टर की डरावनी चीख फिर से सुनकर मैं बाकी सारे हार्पून्स यूज करके छोटे चीते को नेल करके मारना चाहता था, लेकिन जल्द ही मुझे क्राइसिस का एहसास हुआ। वो अपोनेंट वाकई में भयानक दर्द को सहन करके मेरी तरफ अटैक करने लगा। मैंने दोनों हाथ उठाकर उस स्ट्राइक को लिया। एक पल में मेरे गॉन्टलेट्स पूरी तरह चकनाचूर हो गए। पावरफुल इंपैक्ट ने मुझे कई मीटर पीछे ढकेल दिया, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि मेरे गॉन्टलेट्स के लिए स्पेशली बनाए हुए बोन ब्लेड्स टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन शुक्र है मेरे आर्म्स को चोट नहीं आई। बाद में इन्हें रिपेयर करना होगा। ये सीन देखकर लीजा थोड़ा स्टन थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो गॉन्टलेट्स वाकई में काम करेंगे। तभी चीते ने तुरंत अपने पंजों से झपटा, लेकिन उसने जो अनलीश किया था वो था एक तीखा
एनर्जी ब्लड ब्लेड। हालांकि मैं उस स्ट्राइक से डेंजरसली कूद कर बच गया, लेकिन ब्लड ब्लेड की मैसिव डिस्ट्रक्टिव पावर देखकर मैं और लीजा दोनों डर गए। होश में आते हुए लीजा ने कहा कि ये उसकी स्किल थी। चीते का अटैक मुझे थोड़ा ऑफ गार्ड कर गया। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि उसके पास लॉन्ग रेंज स्किल्स होंगी, लेकिन यही तीसरे लेवल की ताकत थी। और अब चीता क्लियरली स्लगिश मूवमेंट दिखा रहा था। वायलेंट एक्टिविटी की वजह से उसके घाव अब बुरी तरह खून बहा रहे थे। जितना वो स्ट्रगल करता, उतने ही उसके इंजरीज भारी होते जा रहे थे। चीते को जैसे अपनी करंट सिचुएशन समझ आ गई। अगले ही सेकंड उसने अपने मुंह से हार्पून की रस्सी काटने की कोशिश शुरू कर दी। ये देखकर लीजा ने मुझे कहा कि जल्दी एक्शन लूं, वरना वो सारी रस्सियां तोड़ देगा। तो मैंने हरिडली हार्पून को सिक्योर करने वाला आयरन पोस्ट जमीन में ठोक दिया। पहले सिर्फ वाइल्ड बीस्ट्स का सामना करते वक्त मुझे लगा था कि मॉन्स्टर्स में कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि हाई लेवल्स तक इवॉल्व करने के बाद मॉन्स्टर्स की ताकत और विजडम दोनों सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गए थे। अब मैं प्रिपेयर्ड था और हार्पून यूज करके चीते की एक्शंस को इंटरप्ट करने वाला था। छोटा चीता भी बहुत डिसाइसिव था और उसने एक और ब्लड ब्लेड लॉन्च किया, लेकिन मैं सक्सेसफुली उसे डॉज कर गया। फिर मैंने जोर से हार्पून फेंका। इस बार मेरा टारगेट था उसका पंजा। उसके शरीर में 3 हार्पून्स इंस्टेंटली छोटे चीते को फ्रेंटिकली चीखने पर मजबूर कर गए और उसके पंजे में लगा हार्पून उसे आगे अटैक करने से रोक रहा था। लीजा ने मेरी थ्रोइंग टेक्निक की तारीफ की क्योंकि मैंने इतने एक्यूरेटली शॉट मारा था। लीजा की रेयर तारीफ सुनकर मैंने खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन अभी गार्ड डाउन करना बहुत जल्दी था। छोटा चीता इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। तभी मेरे पीछे से एक जोरदार आवाज आई। वो थी एम्प्रेस कंगमिरे। अब वो रीइंफोर्समेंट्स के साथ पहुंच गई थी। आगे डेस्परेटली स्ट्रगल करता मॉन्स्टर देखकर एम्प्रेस ने तुरंत अटैक चार्ज करना शुरू कर दिया। वायलेंट लाइटनिंग उनके आसपास स्वर्ल कर रही थी। फिर एम्प्रेस ने अपनी स्किल यूज की। उनके हाथों में बिजली की पावर पिछली बार से कई गुना स्ट्रॉन्ग थी। ये स्ट्राइक भी छोटे चीते पर हेवीली लगी और अब उनकी गाड़ी भी जल्दी से मेरे सामने रुकी। गाड़ी से उतरते ही एम्प्रेस बहुत सरप्राइज थी। मैंने सचमुच मॉन्स्टर को पकड़ लिया था। उनकी अराइवल ने मुझे बहुत एक्साइट कर दिया। एम्प्रेस बिल्कुल सही टाइम पर आई थी। अगले ही पल मैंने जल्दी से उनके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस की। मेरा प्लान था कि एम्प्रेस अपनी लाइटनिंग यूज करे और मेरे अटैक्स के साथ कोऑर्डिनेट करे। कंगमिरे की ताकत बहुत तेजी से इंप्रूव हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी आइडेंटिटी वाकई में सिंपल नहीं थी, लेकिन ये भी अच्छा था। जितनी स्ट्रांग वो होंगी उतना आसान होगा हंट करना। एम्प्रेस के स्ट्राइक को झेलने के बाद चीता फाइनली खड़ा हुआ, लेकिन उसका कांपता शरीर उसकी डिक्लाइन को हाइड नहीं कर पा रहा था। और अब हमारी हंटिंग बैटल सचमुच शुरू हो रही थी। फिर मैंने हार्पून के पोस्ट का दूसरा सिरा जमीन में ठोक दिया। छोटा चीता अभी अभी एम्प्रेस की लाइटनिंग पावर से पैरालाइज हुआ था। साथ ही उसके शरीर में 3 हार्पून्स लगे थे। अब वो डॉज बिल्कुल नहीं कर सकता था। अगले ही सेकंड मैंने पूरी ताकत से हार्पून फेंका। इस बार मेरा टारगेट था चीते का दूसरा पंजा। छोटा चीता बहुत पावरफुल था। मुझे यकीन नहीं था कि वो कब पोस्ट्स तोड़ देगा, इसलिए मुझे कोई भी अटैक का मौका मिस नहीं करना था। फिर मैंने एम्प्रेस की कंडीशन के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि वो तुरंत लाइटनिंग स्ट्राइक लॉन्च कर सकती हैं, लेकिन अगर वो 2 मिनट और वेट करें तो वो और भी पावरफुल स्ट्राइक। लाइटनिंग अटैक, ये सुनकर मैंने एम्प्रेस से कहा कि वो 2 मिनट बाद फिर से स्ट्राइक करें। अभी के लिए मैं इस मॉन्स्टर को उलझाए रखूंगा। बार बार अटैक्स झेल चुका छोटा चीता अभी भी स्ट्रगल करके खड़े होने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर मैं और लिसा समझ गए कि उसका स्टैमिना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसी पल मेरे हाथ में हार्पून फिर से स्ट्राइक करने के लिए तैयार था। अगले ही पल चीता फिर से मेरे वार से चोटिल हुआ और दर्द में चीख उठा। लेकिन भले ही उसके पंजे इतने दर्द में थे कि वो उन्हें उठा नहीं पा रहा था, फिर भी उसने मेरी तरफ कई डरावने ब्लड ब्लेड्स लॉन्च किए। मुझे लगा था कि उसका टारगेट मैं हूं, लेकिन चीते की स्ट्राइक्स ने एक्चुअली आसपास की बिल्डिंग्स और ज़मीन को हिट किया। मैं क्यूरियस था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी ज़मीन मेरे आसपास ज़ोर से हिलने लगी। ये थी चीते की दूसरी स्किल, मिनरलाइजेशन। ये देखकर कंगमिरे ने पहले चीते की स्किल को इंटरप्ट करने की तैयारी की, लेकिन छोटे चीते ने जल्द ही पावरफुल लाइटनिंग फोर्स को सेंस कर लिया और उसने फ्रैंटिकली छोटी कार पर अटैक शुरू कर दिया। चीते के अटैक्स बहुत इफेक्टिव थे। एम्प्रेस इसके अटैक से डिसरप्ट हो गई और ना तो एम कर पा रही थी और ना ही चीते के पास पहुंच पा रही थीं। फिर छोटा चीता और भी विशियस हो गया। उसने फोर्सिबली अपनी टांग बाहर खींच ली, भले ही इसका मतलब था हार्पून से फट जाना। उस बीस्ट की फेरोसिटी ने मुझे शडर कर दिया, लेकिन इसने मेरे उसे मारने के डिटर्मिनेशन को और मजबूत कर दिया। अब चीते का पैर अनबाउंड था, लेकिन मुझे एम्प्रेस के लाइटनिंग से उसे पैरालाइज करने का इंतजार करना था ताकि मैं स्ट्राइक कर सकूं। ये सोचते हुए मैं एम्प्रेस की कार की छत पर कूद गया और पूछा कि क्या उनके पास कोई और यूजफुल इक्विपमेंट है। ये सुनकर पास खड़े एक सैनिक ने एक गन निकाली और पूछा कि क्या ये काम करेगी। ये देखकर मैं और एम्प्रेस दोनों चुप हो गए, लेकिन अभी गन ही बेस्ट चॉइस थी, तो मैंने एम्प्रेस से वो गन मुझे देने को कहा। गन लेकर मैं जल्दी से चीते की दिशा में दौड़ा। छोटे चीते का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग था।
उसकी मैडनेस ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि क्लोज कॉम्बैट करना अनवाइज होगा और वो पोस्ट्स जो हारपून्स को सिक्योर कर रहे थे शायद होल्ड ना करें, क्योंकि चीते की मिनरलाइजेशन स्किल ने मिट्टी को कॉम्पैक्ट नहीं रहने दिया था। ये सोचते हुए अपोनेंट ने पहले ही एक पोस्ट से खुद को फ्री कर लिया था। हालांकि रस्सी स्टर्डी थी और बिना हारपून के नहीं टूटी थी। पास खड़ी एम्प्रेस बहुत एंग्शियस थी, लेकिन अभी भी 1 मिनट बाकी था जब वो पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक लॉन्च कर सकती थी। छोटा चीता और भी फ्रैंटिक हो गया, बार बार अपनी मिनरलाइजेशन स्किल एक्टिवेट करते हुए। चिंता थी कि वो पूरी तरह फ्री हो जाएगा, तो मैंने तुरंत अपने हाथ में गन उठाई। फिर मैंने एम करके उस पर गोलियों की बौछार कर दी। अनएक्सपेक्टेडली मेरे फायर किए शॉट्स ने चीते की आंखों को इंजर कर दिया। ये मेरी शूटिंग स्किल्स के मैक्स लेवल तक पहुंचने की वजह से हुआ। कार में बैठी एम्प्रेस भी स्टंट थी। उन्हें शक था कि मेरी गन इन्हांस थी, क्योंकि तीसरे लेवल के मॉन्स्टर्स को किसी भी हाल में गन से नुकसान नहीं हो सकता। एकमात्र पॉसिबिलिटी थी कि मेरी टेक्निक ने फायर आर्म को उसकी लिमिट से एक्सीड कर दिया था। जल्द ही मेरी फायर पावर छोटे चीते को सप्रेस नहीं कर पाई और मैंने अर्जेंटली एम्प्रेस को पुकारा। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बस 7 सेकंड और मैं पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक लॉन्च कर सकती हूँ। उसी पल छोटा चीता सक्सेसफुली सारे हारपून से फ्री हो गया, लेकिन मैंने इंस्टेंटली गन फेंक दी, फिर एक हारपून उठाया और विशेषली चीते पर वार किया। इंटेंस दर्द ने उसे रिटेलिएट करने में असमर्थ छोड़ दिया और एम्प्रेस का अटैक फाइनली फुली चार्ज हो गया। अगले ही सेकंड उनके फिंगर टिप्स पर लाइटनिंग फट पड़ी। फिर टेरिफाइंग लाइटनिंग चीते के सिर पर गिरी। एक पल में मॉन्स्टर पूरी तरह थंडर से एनगल्फ हो गया। कम मेरे कंटिन्यूसली लाइटनिंग आउटपुट कर रही थीं, लेकिन मरता हुआ चीता फिर भी एम्प्रेस को मारने की कोशिश कर रहा था। अनबाउंड होने के बाद चीते ने तुरंत अपनी इनविजिबिलिटी स्किल एक्टिवेट कर दी। इससे कंगमराय को बिल्कुल पता नहीं था कि वो कहाँ से अटैक करेगा। लेकिन इससे पहले कि चीता एम्प्रेस को हिट कर पाता, मैं पहले ही उसके सिर के ऊपर पहुंच गया था। अगले ही सेकंड मेरे हाथ का हारपून विशियसली उसके सर में घुस गया। पहले से ही आखिरी सांसें ले रहा छोटा चीता फाइनली जमीन पर ढेर हो गया। डिजास्टर से बचने के बाद एम्प्रेस क्यूरियस थी कि मैंने चीते को कैसे डिस्कवर किया, लेकिन मैंने उनका जवाब नहीं दिया, बल्कि अनकाउंटेबल रस्सियों से चीते को बांधना शुरू कर दिया। लिसा को समझ नहीं आया कि मैंने मॉन्स्टर को तुरंत क्यों नहीं मारा। ये देखकर मैंने उससे कहा कि मैं सब कुछ अकेले हॉग नहीं कर सकता। जब एम्प्रेस मेरे पास आईं तो वो मेरे एक्शन से सरप्राइज थीं, क्योंकि इस बार मैंने एक्टिवली उन्हें टीम अप करने का इनवाइट दिया और मैं सारा एक्सपीरियंस मोनोपोलाइज नहीं करना चाहता था। हालांकि मेरा इनविटेशन उनके लिए बहुत सडन था, फिर भी एम्प्रेस खुशी खुशी मेरी टीम में शामिल हो गईं। जल्द ही सिस्टम ने भी हमें नोटिफाई किया कि हमने सक्सेसफुली एक टीम बना ली है। मैंने एक ऐसा पेज देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था और मेरा चेहरा अननोन के लिए डिज़ायर से भर गया। एम्प्रेस मुझे इतना खुश देखकर पजल थी, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि क्या ये मेरा पहला टीम अप है, तो मैंने तुरंत कंपोजर रीगेन किया और एक्सक्यूजेस बनाने शुरू कर दिए। अब बारी थी इस तीसरे लेवल के मॉन्स्टर को बुचर करने की। चीते की मरती हुई शक्ल को देखते हुए मैंने उसे फाइनल फेयरवेल दी, फिर डायरेक्टली उसे मार डाला। चीते को मारने से मिले एक्सपीरियंस ने मुझे लेवल 36 तक पहुंचा दिया और मेरे सारे एट्रीब्यूट्स 10 पॉइंट से बढ़ गए। मेरे पास खड़ी लिसा मुझे कई लेवल्स जंप करते देख ग्रेटिफाइड दिख रही थी, लेकिन लेवल अप करने के तुरंत बाद मुझे चक्कर आने लगे। ये एक बार में ढेर सारा एक्सपीरियंस मिलने की वजह से हुआ। पास खड़ी एम्प्रेस को भी नॉजियस फील हो रहा था। लिसा ने मुझे बताया कि तीसरे लेवल के मॉन्स्टर्स को मारने से दूसरे लेवल के मुकाबले कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। कंटिन्यूस लेवलिंग की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स हमें बहुत अनकंफर्टेबल कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद हम रिकवर कर लेंगे। कुछ समय बाद मैं और एम्प्रेस फाइनली नॉर्मल हो गए। अब बारी थी स्पॉइल्स बांटने की। मैं ओरिजिनली चीते की इंटैक्ट स्किन से नया आर्मर बनाना चाहता था, लेकिन चीते की स्किन अब कंप्लीट इक्विपमेंट बनाने लायक नहीं थी। हालांकि स्किन खोना रिग्रेटेबल था, लेकिन अगर मुझे एक मैजिक स्टोन मिल जाता तो वो सफिशिएंट कॉम्पनसेशन होता। मॉन्स्टर मैजिक स्टोन्स का ड्रॉप रेट 100% नहीं होता और जितना हायर लेवल उतनी कम प्रोबेबिलिटी होती है मैजिक स्टोन्स कंडेंस होने की। चीते की स्किन काटने के बाद मैंने अंदर हाथ डाला और रमिज किया। जल्द ही मुझे कुछ फील हुआ और मैंने उसे तुरंत बाहर निकाला। मेरे हाथ में चमक रहा था एक तीसरे लेवल का मैजिक स्टोन। इसका मतलब था कि मैं अब स्किल एवोल्यूशन से सिर्फ 2 कंडीशंस दूर था। लेकिन अब जब मैंने एम्प्रेस के साथ टीम अप कर लिया था तो मैजिक स्टोन में उनका हिस्सा भी होना चाहिए था। ये देखकर एम्प्रेस ने कहा कि उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैंने कहा, तुम्हारे बिना मैं किल अचीव नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर कंगमेरे बहुत खुश दिखीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं स्पॉइल्स के लिए उनकी रिकग्निशन दूंगा। उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया। उन्होंने देखा कि मुझे सच में मैजिक स्टोन की ज़रूरत थी। फिर उन्होंने एक्टिवली कहा कि मैजिक स्टोन को उनके साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं, बशर्ते मैं उन्हें बुचर किए गए मॉन्स्टर के रिमेन्स का आधा हिस्सा दे दूं।
मेरे सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन को देखकर एम्प्रेस ने मुझे एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दी। उन्होंने कहा कि आज धरती पर मौजूद सारी प्रोफेशंस में बुचरिंग और फॉल्जिंग स्किल्स वाले क्राफ्ट्समैन सबसे पॉपुलर हैं। अगर तुम्हें बुचरिंग से रिवॉर्ड्स नहीं मिलते तो कितने भी मॉन्स्टर्स मारने का कोई मतलब नहीं, इसलिए तुम्हारी अनमैच्ड बुचरिंग टेक्निक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैंने चीते को बुचर करना शुरू किया, कंगमिराई ने लोगों को बुलाया ताकि वो उनके मटेरियल्स ले जाएं। ये सीन देखकर लिसा ने सोचा कि मुझे एम्प्रेस के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने चाहिए। आखिरकार ऐसी बैकग्राउंड और स्ट्रेंथ वाले लोग रेयर हैं। हालांकि लिसा सही थी, लेकिन मेरे जैसे सोशल एंग्जाइटी वाले इंसान के लिए सोशलाइजिंग अभी भी बहुत डिफिकल्ट था। कुछ समय बाद मैं और एम्प्रेस फाइनली नॉर्मल हो गए और हम स्पॉइल्स बांटने के लिए मैंने आखिरकार छोटे चीते को पूरी तरह से काटकर खत्म कर दिया। कंगमायर जो लोग लाई थीं, उन्होंने भी कई ट्रक लाए और उसने सबको मटेरियल्स को मूव करने का डायरेक्शन दिया। मटेरियल्स को हैंडल करने के बाद एम्प्रेस ने मुझे थैंक्स बोला, ना सिर्फ इसलिए कि मैं उसे चीता मारने के लिए एक्सपीरियंस के लिए लाया, बल्कि इसलिए भी कि मैंने उसे ढेर सारा मॉन्स्टर मटेरियल दिया। ये देखकर मैंने कहा कि छोटे चीते को मार पाना उसकी भी बहुत बड़ी हेल्प थी। लेकिन तभी कंगमायर ने स्माइल की और बोली कि वो हमारी टीम को डिसबैंड करना चाहती है। ये सुनकर मेरा दिल जैसे टूट सा गया। मैं सोचने लगा कि क्या मैंने कुछ ऐसा किया जो उसे डिस्गस्टिंग लगा। एम्प्रेस ने कहा, मुझे लगता है मेरे और तुम्हारे बीच का गैप बहुत बड़ा है। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो मैं तुम्हें बहुत पीछे खींच लूंगी। जब मेरी स्ट्रेंथ तुम्हारे लेवल तक आएगी, मैं तुम्हें डेफिनेटली एक और टीम इनविटेशन भेजूंगी। उसकी सच्ची सोच जानकर मैंने जोर नहीं डाला और सहमति जताई कि जब टाइम आएगा मैं इसे सीरियसली कंसिडर करूंगा। मेरे रिस्पॉन्स से एम्प्रेस ने मेरे कैरेक्टर की बहुत तारीफ की। उसने सोचा कि मैं पहले जैसा ही प्रिंसिपल्ड हूं। उसी वक्त मैंने एम्प्रेस का बढ़ाया हुआ हाथ भी पकड़ लिया। अगले ही सेकंड हमारी टीम डिसबैंड हो गई। हालांकि मुझे अकेले की आज़ादी फिर से मिल गई थी, लेकिन एक टीममेट को खोने से मुझे थोड़ा सैड फील हुआ। फिर भी मैंने कंगमायर के चॉइस का रिस्पेक्ट किया। हम फिर से हाथ मिलाएंगे जब हम दोनों और स्ट्रांग हो जाएंगे। इतने में एम्प्रेस के साथ आए लोगों ने उसे बताया कि अब जाने का टाइम है। लेकिन जैसे ही वो ड्राइव करने वाले थे, कंगमायर को अचानक कुछ इंपॉर्टेंट याद आया। उसने जल्दी से मुझे पुकारा जब मैं घर जाने की तैयारी कर रहा था। पता चला वो मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और रियल नेम चाहती थी और उसने प्रॉमिस किया कि वो किसी को नहीं बताएगी। सूरज ढलते वक्त एम्प्रेस को देखकर मुझे फील हुआ कि वो ट्रस्टवर्दी है। और 2 लगातार बैटल्स साथ करने के बाद मुझे लगा कि मेरे दिल में पहले से ही जवाब है। फिर मैंने उसे अपना नेम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दोनों दे दिए। मेरा नाम जानने के बाद कंगमायर ने खुशी से कहा कि वो डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट करेगी, और ये शायद पहली बार था जब मैंने किसी लड़की के साथ नंबर एक्सचेंज किया। मेरी इस कंडीशन को देखकर लिसा मुझे टीज करने से खुद को रोक न पाई। शाम को मैं फोर्जिंग वर्कशॉप में वापस आया। छोटे चीते को मारने और तीसरे लेवल का मैजिक स्टोन हासिल करने के बाद मेरी मार्क्समैनशिप अब सिर्फ 2 कंडीशन से इवोल्यूशन से दूर थी। लेकिन मैंने जो एसएस लेवल रेस्किल हासिल की थी वो अभी भी तैयार होने से बहुत दूर थी। खासकर कि इसमें चाहिए थे 500 लीटर ट्रोल ब्लड। अब तक अर्थ पर कोई ट्रोल डिस्कवर नहीं हुआ था। भविष्य में ट्रोल्स को बेहतर तरीके से मारने के लिए मैंने लिसा से ट्रोल नॉलेज के बारे में कई सवाल पूछे। ये सुनकर कि उनकी रीजेनरेटिव एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग है, मैं आखिरकार समझ गया कि रेस्किल इवोल्यूशन के लिए ट्रोल ब्लड क्यों चाहिए। ऐसा लगता था कि ये इवॉल्व्ड रेस को हीलिंग एबिलिटीज दे सकता है। मेरी गैस को लिसा ने कंफर्म किया और रेस्किल के लिए मेरी एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई। अगला मुझे अपना स्पीयर फिर से स्ट्रेंथन करना था, वरना शायद ये आने वाले मॉन्स्टर्स को डैमेज भी ना कर पाए। मैं सचमुच चाहता था कि लिसा मेरे साथ कुछ मैजिक स्टोन्स शेयर करे डंजन बनाने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि अगर इन मटेरियल्स का यूज ना हुआ तो इन्हें हेवन वापस रिकॉल करना पड़ता था। बिना मैजिक स्टोन एनहांसमेंट के मैंने सोचा पहले बाकी मटेरियल्स को हैंडल कर लूं, लेकिन मॉन्स्टर मीट में अभी भी टॉक्सिन्स थे और मुझे अभी नहीं पता था कि इसे कैसे सॉल्व करूं जब तक कि मैं तुरंत पॉइजन रेजिस्टेंस ना हासिल कर लूं। लेकिन अचानक हाई टेम्परेचर ने मेरा हाथ जला दिया और मॉन्स्टर मीट नीचे गिर गया। मुझे नहीं लगा था कि इटर्नल फ्लेम को सचमुच मॉन्स्टर मीट खाना पसंद होगा। मैं तो खुद इसे एंजॉय करना चाहता था पॉइजन रेजिस्टेंस हासिल करने के बाद। हालांकि लिसा ने सोचा कि मॉन्स्टर मीट उससे पहले ही सड़ गया होता, लेकिन मीट को फ्लेम्स में रिफाइन होते देख मुझे बुरा लगा। लेकिन फिर इटर्नल फ्लेम के अंदर मीट के पीसेस में चेंजेस आए। ये वैसा नहीं जला जैसा मैंने सोचा था। इटर्नल फ्लेम ने मीट को रिफाइन करने के बाद जो निकला उसने मेरी आंखें चमका दी। रिफाइंड मीट इलास्टिक और टफ हो गया था। मेरे एक्साइटेड लुक को देखकर लिसा क्यूरियस थी कि मैं इसके साथ क्या करने वाला हूं। मैंने मीट को हैमर करते हुए उसे अपनी थॉट्स बताई।
ये इटर्नल फ्लेम से रिफाइन हुआ था, तो इसमें ज़रूर बहुत हाई फायर रेजिस्टेंस होगी। अगर मैं इसे यूज़ करके कुछ जैसे गन स्लिंग शॉट बनाऊं तो ये डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव होगा। फिर मैंने ढेर सारा मीट फ्लेम्स में डाल दिया। रिफाइंड मीट को प्रोसेस करते हुए मैंने अपने मेजरमेंट्स के हिसाब से स्लिंगशॉट ब्लूप्रिंट्स बनाना शुरू किया और चीते के दांतों को एम्यूनिशन के तौर पर यूज़ किया। उनकी शार्पनेस हड्डियों से कहीं ज़्यादा थी। जल्द ही कई बड़े टूथ बुलेट्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए। कई घंटों के बाद मुझे जो स्लिंगशॉट गन चाहिए थी वो भी बनकर तैयार हो गई। अनफॉर्चुनेटली मैं उस पर एनहांसमेंट यूज़ नहीं कर सकता। स्लिंगशॉट बेसिकली तैयार थी और रिफाइंड मीट सबसे बेस्ट बोस्ट्रिंग थी। ये न्यू इक्विपमेंट डेफिनेटली बहुत हाई लेथैलिटी वाला होगा। बस एक ड्रॉबैक था कि इसका यूज़ करना मुझे बहुत ट्रबलसम था, क्योंकि सिर्फ एम्यूनिशन लोड करना ही मेरे लिए बहुत ट्रबलसम था। रियल कॉम्बैट में इसे कंटिन्यूसली यूज़ करना अनरियलिस्टिक लगता था, लेकिन फिनिशिंग मूव के तौर पर यह जस्ट राइट था। फॉर्चुनेटली डिवाइन आर्ट्स के बाद स्लिंगशॉट ने 20% लोडिंग स्पीड गेन कर ली। ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड डिलाइट थी, लेकिन लिसा को फिर भी लगता था कि स्लिंगशॉट में बहुत सारी फ्लॉज हैं, क्योंकि इसकी लेंथ और दांतों को मिलाकर लगभग 3 मीटर थी। हालांकि ये इक्विपमेंट ओरिजिनली बड़े मॉन्स्टर्स से डील करने के लिए था। मैंने चीते की हड्डियों को छोटे मॉन्स्टर्स के लिए वेपन्स बनाने का प्लान किया। पूरे दिन न्यू इक्विपमेंट फोर्ज करने के बाद अगली सुबह भी मैंने रेस्ट नहीं किया, बल्कि डंजन बनाना कंटिन्यू किया। एंजल्स ने भी अभी अपनी मैजिक पावर रिकवर की थी, तो वो सब मुझे डंजन बनाते देखने आए। अब लिसा के पास मेरा बनाया हुआ 17वां डंजन था। मेरे ट्रैप इफेक्ट्स बहुत एक्सीलेंट थे, तो उसने मुझे बताया कि मुझे सिर्फ 8 और डंजन्स बनाने हैं, क्योंकि एंजल्स के रिकॉर्ड के अनुसार चाहे डंजन्स कितने भी अच्छे हों, बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर सारे मॉन्स्टर्स डंजन्स में अट्रैक्ट हो गए तो एक्सेस ट्रैप्स कॉन्सेंट्रेटेड डिवाइन पावर से कोलाइड करेंगे, जिससे अर्थ पर अनप्रेसिडेंटेड पावरफुल मॉन्स्टर्स अपीयर होंगे। फिर वो डंजन्स के जरिए और स्ट्रॉन्ग इवोल्यूशन अचीव करेंगे। ये सुनकर मैं पूरा कांप गया। अगर एंजल्स के बराबर या उनसे ऊपर के मॉन्स्टर्स अपीयर हुए तो शायद अर्थ का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। इसलिए लिसा ने मुझे बताया कि मुझे सिर्फ 8 और डंजन्स बनाने हैं। लेकिन पास में खड़े मेल एंजल हिल को कुछ इम्पेशंस हो रहा था, क्योंकि अर्थ पर बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड ट्रबल्स अपीयर हो चुकी थी, और उसकी नज़र में इन सारी ट्रबल्स में मैं सबसे ज़्यादा ट्रबलसम था। एंजल हिल चाहता था कि लिसा मुझे फ्यूचर में प्रॉपर्ली डिसिप्लिन करे, लेकिन लिसा ने उसे रिफ्यूट कर दिया, क्योंकि उसे गॉड ने मेरी हेल्प करने के लिए भेजा था, ना कि डिसिप्लिन करने के लिए, और उसे मेरा काम कंस्ट्रेन करने का तो और भी कम राइट था। ये सुनकर हिल लिसा को मॉक करने से खुद को रोक ना पाया। उसे लगता था कि लिसा बहुत ज़्यादा रिजिड है। जैसे ही उसके शब्द गिरे, लिसा के हाथों में डिवाइन पावर धीरे धीरे जमा होने लगी। अगले ही सेकंड उसके हाथ में एक डिवाइन पावर लाइट सॉर्ड अपीयर हो गई। फिर लिसा ने उस सॉर्ड को हिल की तरफ पॉइंट किया। उसे सचमुच लोग जो उसके काम में इंटरफेयर करते हैं बिल्कुल पसंद नहीं थे। ये देखकर हिल को लिसा और भी अनरीजनेबल लगी। मैं डर गया। ऐसा लगता था कि मैंने पहली बार लिसा को इतना गुस्सा देखा। बाकी 2 एंजल्स ने भी लिसा का साइड लिया। वो सब सोचते थे कि हिल को अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और लिसा के मिशन में दखल नहीं देना चाहिए। अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर फोकस करना ही उन्हें करना चाहिए। हालांकि फेलो एंजल्स होने के नाते उन्होंने फिर भी गुस्से में लिसा को रोका। हालांकि एंजल्स हमेशा खुद को हायर बीइंग्स होने पर प्राइड करते थे, लेकिन जब वो झगड़ते थे तो वो आम लोगों से अलग नहीं थे। लिसा को ऐसा देखकर मुझे लगा कि हमारे बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के बाद एंजल्स फिर से अपनी निकल जर्नी पर ट्रैप सेट करने के लिए निकल पड़े। लीसा पहले की तरह मेरे सिर पर बैठ गई। हिल और बाकी लोग जाने के बाद लीसा ने कहा कि उसे मुझे अपनी दूसरी साइड नहीं दिखानी चाहिए थी। ये सुनकर मुझे लगा इसमें कुछ गलत नहीं है। मुझे एंजल्स की अलग अलग इमोशंस देखकर खुशी हुई, लेकिन लीसा को लगा कि मैं बहुत एप्ट्यूज हूं, क्योंकि एंजल्स ने बहुत पहले ही मॉर्टल्स के प्रति तरह तरह की इमोशंस को ओवरकम कर लिया था। लेकिन हिल के अपीयरेंस को सोचकर मुझे लगा कि वो ऐसा इंसान नहीं लगता जिसने तरह तरह की इमोशंस को ओवरकम किया हो। ये देखकर लीसा ने मुझे असली रीज़न बताया। पता चला हिल मेरे पास मौजूद स्किल्स और टैलेंट से जलता था। वो अपनी इनर इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। लीसा के शब्द सुनकर मैं कुछ हद तक स्टन रह गया। क्या उनकी नज़रों में मैं अब मॉर्टल नहीं माना जाता था? होश में आने पर मुझे लगा कि वो मुझे बहुत ओवर एस्टिमेट कर रही हैं, लेकिन लीसा ने हल्के से कहा कि मैं खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। वर्कशॉप में वापस आने पर लीसा मुझे स्ट्रैप मेकिंग मिशन को कंप्लीट करने के लिए रिवॉर्ड्स देने वाली थी। रिवॉर्ड्स की बात सुनकर मैंने जल्दी से कहा कि मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए। लीसा ने मेरे इस अपीयरेंस पर डिसडेनफुल लुक दिया, क्योंकि वो जो रिवॉर्ड देने वाली थी वो मुझे बहुत सरप्राइज करने वाला था। डिवाइन पावर के अर्थ पर डिसेंड करने की वजह से कई न्यू मेटल और वेन डंजियंस अपीयर हुए थे, और वो मुझे इन डंजियंस की लोकेशंस बताने वाली थी। अर्थ पर पहले कभी ना मौजूद मेटल्स की बात सुनकर मैं तुरंत इंटरेस्टेड हो गया।
ये वाकई में बेस्ट रिवॉर्ड था। जल्दी हम वर्कशॉप के बाहर आए। पहले की भीड़ की तुलना में अब ये जगह बहुत डेसोलेट थी। इस वक्त लीसा ने पूछा कि क्या मुझे अर्थ की 1000 साल की स्टिलनेस याद आ रही है। हालांकि सड़कें पहले जैसी ही थीं, लेकिन अब की सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि अब अर्थ पर सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि एम्प्रेस जैसे कई ह्यूमंस थे जो फाइट कर रहे थे। मैं अब अकेला नहीं था। मेरे हाई स्पिरिट्स देखकर लीसा भी मेरे लिए खुश थी। कुछ टाइम बाद लीसा मुझे एक जंगल में ले गई। सामने का स्ट्रेंज पैसेज वही डंजियन था जिसका उसने जिक्र किया था। फॉर्चुनेटली ये जगह एच कंट्री से बहुत दूर नहीं थी और मैं पैदल ही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैं डायरेक्टली अंदर जाने वाला था, ऊपर एक प्रोहिबिशन नोटिस अपीयर हुआ, क्योंकि इस डंजियन में मिनिमम लेवल रेस्ट्रिक्शन 50 था। ये देखकर मुझे लगा जैसे मेरे साथ खेला गया हो। इस पर लीसा ने कहा, तो मुझे किस तरह का माइनर कैरेक्टर समझते हो? ये सुनकर मैंने उसके घर में कई सारी शॉर्टकमिंग्स लिस्ट कर दी और लीसा एम्बैरेस्ड और एंग्री हो गई। लेकिन इस तरह का प्रोहिबिशन उनके जैसे हायर बींग्स को रोक नहीं सकता था। लीसा ने हल्के से अपना हाथ वेद किया। जो पैसेज अभी अभी एंट्री प्रोहिबिट कर रहा था वो तुरंत मेरे लिए ओपन हो गया। ये देखकर मैंने लीसा की तारीफ की कि वो मेरे इमेजिनेशन से ज़्यादा यूजफुल है, लेकिन मेरी तारीफ उसके कानों में इंसल्ट्स की तरह लगी और अब मैं सक्सेसफुली पैसेज से गुजर चुका था। चारों तरफ देखने पर केव में कई स्पेशल मेटल ओर्ड्स थे। फिर मैंने एक्साइटेडली लीसा से पूछा कि अब क्या करना है। मुझे लगा था कि लीसा के पास कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसने मेरे लिए एक सेफ्टी हेलमेट निकाला। ऐसा लगता था कि लीसा मुझे माइनर बनाकर पर्सनली डिग करने को कह रही थी। जैसे ही मैंने कंधे पर शोवेल उठाया और स्ट्राइप करने की तैयारी की, लीसा ने तुरंत बताया कि असली मेटल वो आउटर ओर नहीं था। इन स्टोन मॉन्स्टर्स के हार्ड सी मेटल थे। लेकिन मुझे ये मॉन्स्टर्स जैसे नहीं लगे। मुझे लगा था कि स्टोन मॉन्स्टर्स अचानक मुझ पर एम्बुश करेंगे, लेकिन लीसा ने कहा कि वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते। ये सुनकर मैं कुछ डिसअपॉइंटेड हुआ, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत बोरिंग होने वाला था। फॉर्चुनेटली मैंने पहले फॉर्जिंग के दौरान न्यू टूल्स तैयार किए थे, एक हैवी एक्स हैमर। ये देखकर लीसा ने भी सोचा कि ये इक्विपमेंट और मॉन्स्टर से डील करने के लिए बहुत सूटेबल था, लेकिन इस इक्विपमेंट में कई फ्लॉस थे। एक बार जब मुझे बेटर मेटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, मैं शायद इसे डिस्कार्ड कर दूंगा। खुद को प्रिपेयर करने के बाद मैंने पूरी स्ट्रेंथ के साथ एक्स हैमर स्विंग किया। अगले ही मोमेंट हार्ड मॉन्स्टर स्टोन के पीसेज में टूट गया। मुझे जो नहीं एक्सपेक्ट था वो ये कि मुझे न सिर्फ एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, बल्कि मेरी क्रिटिकल स्ट्राइक स्किल भी लेवल अप हो गई। जो मुझे स्पीचलेस कर गया वो ये था कि मॉन्स्टर एक ही हिट बर्दाश्त नहीं कर सकता। मॉन्स्टर के क्रैक होने पर पीछे छूटे शाइनिंग मेटल ब्लॉक्स उनके हार्ट्स थे, जो इस ट्रिप के लिए मुझे स्पेशल ओर्स चाहिए थे। आमतौर पर जब और मॉन्स्टर्स डेंजर डिटेक्ट करते थे, वो अपने मेटल हार्ट्स को यूज करके अपने बॉडी के अटैक पार्ट्स को स्ट्रेंथन करते थे। इसलिए दो लोग मिलकर माइन करना सबसे कन्वीनियंट अप्रोच थी। हालांकि चूंकि ओपोनेंट सिर्फ सेकेंड लेवल मॉन्स्टर था, वो मेरे अटैक्स को मुश्किल से बर्दाश्त कर सकता था। अगले टाइम में मैंने बिना रुके मेटल हार्ट्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया और मुझे मिले एक्सपीरियंस ने मुझे 38 लेवल तक पहुंचा दिया। लेकिन मैं पहले से ही पूरे दिन काम कर चुका था और इस मोमेंट पर मैं बहुत बोर हो चुका था। इस डंजियन में कोई एडवेंचर नहीं था, कोई एक्साइटमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं। हम केव में और डीप गए और जल्दी हमें एक 3rd लेवल का बड़ा मेटल मॉन्स्टर मिला। ये उन छोटे मॉन्स्टर से लगभग 20 लेवल्स हायर था जिन्हें मैंने पहले मारा था, तो नेचुरली इसकी डिफेंस कुछ ऐसी नहीं थी जिसे एक्स हैमर आसानी से ब्रेक कर सके। लेकिन इस टाइप के बड़े हाई डिफेंस मॉन्स्टर से डील करने के लिए मेरा न्यूली क्राफ्टेड स्लिंग शॉट गन काम आया। मैंने तुरंत इक्विपमेंट कंधे पर उठाया और मेटल मॉन्स्टर के ऊपर लीप किया। जब शार्प टीथ बुलेट्स ने मॉन्स्टर के बॉडी को हिट किया तो एक क्रिस्प शैटरिंग साउंड पूरे केव में गूंज उठी। अगले ही सेकंड बड़ा मेटल मॉन्स्टर भी फ्रैगमेंट्स में बदल गया। लेकिन इस वक्त स्लिंगशॉट गन का ड्रॉबैक भी सामने आया। फायर्ड बुलेट्स डीपली ग्राउंड में ड्रिल हो गए और पावरफुल इम्पैक्ट फोर्स की वजह से वो टूट गए। ये देखकर मैंने सोचा कि मैं यहाँ बुलेट्स वेस्ट नहीं कर सकता, वरना जब ये खत्म हो जाएंगे तो इन्हें रिप्लेनिश करना मुश्किल होगा। मुझे फिर से रिसाइकल और रीयूज के बारे में सोचते देखकर लीसा ने फिर भी सजेस्ट किया कि पहले मेटल हार्ट्स कलेक्ट कर लूँ। बड़े मेटल मॉन्स्टर से ड्रॉप हुए हार्ट्स बहुत स्मूथ और भी हार्ड होंगे। लीसा ने कहा कि हालांकि यह हाईएस्ट ग्रेड मेटल कोर नहीं था, लेकिन करंट अर्थ के लिए यह काफ़ी था। इतने रेयर स्पेशल मेटल्स मिलने से मेरा इंटरेस्ट तुरंत बढ़ गया। हालांकि चूंकि मैं स्लिंग शॉट गन यूज़ नहीं कर सकता था, मुझे एक्स हैमर स्विंग करके धीरे धीरे एक्सकेवेट करना पड़ा। एक हफ्ते बाद केव के मेटल मॉन्स्टर्स को मैंने लगभग पूरी तरह से क्लियर कर दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई हायर लेवल मेटल किंग्स नहीं मिले। सारे मेटल हार्ट्स कलेक्ट करने के बाद मैं और लीसा डंजियन से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही हम बाहर आए, सामने के लोग देखकर मैं कुछ सरप्राइज्ड हुआ। पता चला कि अंडरग्राउंड सिटी में ट्रैप सेट करने वाले एंजल्स वापस आ गए थे और वो गुड न्यूज़ भी लाए थे। वो ये कि अंडरग्राउंड सिटी के ऑपरेशन के तहत अर्थ नॉर्मल हो गई थी और सक्सेसफुली अपना अपग्रेड कंप्लीट कर चुकी थी।
मॉन्स्टर्स भी धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे थे। और अब अर्थ की सिविलाइजेशन रिकवर हो चुकी थी। कई लोग भी नोटिफिकेशंस मिलने के बाद बाकी वर्ल्ड से वापस आ गए थे। हेवन भी बाकी वर्ल्ड से मिशन रिवॉर्ड्स को रेस्ट्रिक्ट करेगा ताकि ह्यूमंस वहां कंटिन्यूअसली ना रहें। तो जब हम अभी वापस आए, सड़कों पर फिर से वही चहल पहल रिस्टोर हो चुकी थी। डंजन से वापस आने के बाद मैं इक्विपमेंट क्राफ्ट करने में जुट गया। मेरे सामने का आर्मर, स्पेशल मेटल्स और मेरी टेक्निक से एनहांस्ड अब लेजेंडरी लेवल तक पहुंच गया था। इसमें पावरफुल पैसिव इफेक्ट्स भी थे। ये सीन देखकर मैं एक्साइटेड होने से खुद को रोक नहीं पाया। इसका मतलब था कि जब मैं इस आर्मर को इनविजिबिलिटी मोड में पहनूंगा तो मुझे स्पीयर से अटैक करने पर 50% अटैक पावर बोनस मिलेगा। और इस इक्विपमेंट को क्राफ्ट करने के बाद मेरी ब्लैकस्मिथ प्रोफेशन भी मिथिकल लेवल तक अपग्रेड हो गई। अगला था वेपन्स का चॉइस, और अब स्पीयर को छोड़ने का टाइम आ गया था। मैंने तुरंत उसे और पुराने आर्मर को एटर्नल फ्लेम में डाल दिया। इस वक्त सिस्टम ने प्रॉम्प्ट किया कि इटर्नल फायर ने अपना अपग्रेड कंप्लीट कर लिया था। अब इटर्नल फ्लेम भी बहुत हैप्पी लग रही थी, लेकिन पूरे दिन बिजी रहने के बाद मैं बहुत थक गया था, तो मैंने डिसाइड किया कि घर जाकर अच्छे से रेस्ट करूं। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। लिविंग रूम का सीन सचमुच मुझे नॉस्टैल्जिक कर गया। मेरे पेरेंट्स दूसरे वर्ल्ड से वापस आ गए थे और मम्मी पहले की तरह ब्रेकफास्ट बना रही थी। जब से मॉन्स्टर्स का मैसिव अराइवल हुआ था, मैंने बहुत टाइम से प्रॉपर मील नहीं खाया था, लेकिन मील के बीच में ही पापा को जल्दी से वर्क के लिए जाना पड़ा। क्योंकि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था, उनकी पुरानी जॉब को अभी भी उनकी जरूरत थी। हालांकि कई लोगों ने अपनी जॉब्स छोड़कर मॉन्स्टर हंटर्स बनना चुना, लेकिन पापा अभी भी स्टेबल रहना चाहते थे। जाने से पहले मैंने जल्दी से पापा को पुकारा। फिर मैंने उन्हें वो थिन डिफेंसिव अंडरवेयर पहनने को कहा जो मैंने पहले बनाया था। ये लो लेवल मॉन्स्टर्स से ज्यादातर डैमेज अवॉइड कर सकता था। पापा को अलविदा कहने के बाद मम्मी ने कहा कि यूनिवर्सिटीज फिर से ओपन हो गई हैं और पूछा कि क्या मैं स्कूल वापस जाना चाहता हूँ। ये सुनकर मैंने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। मम्मी ने मेरे डिसीजन को सपोर्ट किया और मुझे यूनिवर्सिटी कंटिन्यू करने के लिए फोर्स नहीं किया। मील खत्म करने के बाद मैंने मम्मी के लिए भी वैसा ही अंडरवेयर प्रिपेयर किया, लेकिन वो मेरे हाथ में मौजूद बैग में ज्यादा इंटरेस्टेड थीं। हालांकि ये बैग बहुत हैवी था, तो मैंने मम्मी को वो नहीं दिया, बल्कि एक लाइटवेट पोर्टेबल बैकपैक दिया। घर से निकलने के बाद मैं फिर से वर्कशॉप लौट आया, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो अंदर सब कुछ पूरी तरह से रिन्यू हो चुका था। पता चला ये गॉड का रिवॉर्ड था। वर्कशॉप के सारे टूल्स अब हाई लेवल थे। इन टूल्स के मटेरियल्स तब तक अवेलेबल नहीं होंगे जब तक अर्थ सेकंड स्टेज तक इवॉल्व न कर ले। जैसे ही मैं चमकती आंखों से लिसा और गॉड को थैंक्स कह रहा था, उसने बताया कि ये सारे रिवॉर्ड्स नहीं थे। लिसा फिर मेरे लिए एक बुक लाई जिसमें पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल्स हासिल करने की बात थी, जो मुझे चौथे लेवल के मॉन्स्टर्स के टॉक्सिन से रेजिस्ट करने देगी। ये देखकर मैं और भी एक्साइटेड हो गया, क्योंकि इसका मतलब था कि मैं फ्यूचर में मॉन्स्टर मीट फ्रीली खा सकूंगा। अगला था फाइनल रिवॉर्ड। अर्थ ने अपना एवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया था, तो लिसा मुझे उस डंजियन की लोकेशन बताने वाली थी जहां ट्रोल्स अपीयर होते थे, और वो जगह थी कंट्री एन। लिसा ने मुझे ट्रोल्स की कंट्री की इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैंने तुरंत टिकट खरीदा और एयरपोर्ट पहुंच गया। मैं इतना क्विक था क्योंकि यह मेरा पहला टाइम था प्लेन लेने का। लेकिन लिसा ने अचानक अपना फोरहेड पकड़ लिया और बोली, मुझे लगता है मैं कुछ भूल गई। उसने कहा कि अर्थ का ऑर्डर अब बेसिकली पूरी तरह से रिस्टोर हो चुका है और अब्रॉड जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा चाहिए। ये बेसिक कॉमन सेंस था, लेकिन मेरे पास शायद दोनों में से कुछ भी नहीं था। इस पर मैं पहले तो स्टार्टल्ड हुआ, फिर स्मगली बोला कि मेरे पास दूसरा तरीका है। वो था इनविजिबिलिटी इफेक्ट यूज करके स्नीक करना। जैसे ही मुझे लगा कि एयरपोर्ट में कोई मुझे डिस्कवर नहीं कर सकता, मैं खुशी खुशी प्लेन में चढ़ गया। जब तक मैं सीट पर नहीं बैठा, मुझे समझ आया कि मॉडर्न सर्वेलेंस इनविजिबिलिटी स्किल को डिटेक्ट नहीं कर सकता। मेरे बगल वाली यंग लेडी को देखकर जो कुछ ड्रिंक्स पुश कर रही थी, मैंने बेशर्मी से एक बॉटल ले लिया। इससे वो तुरंत डम्फाउंडेड हो गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फ्लाइट के दौरान मुझे बाहर फाइटर जेट्स दिखे। प्लेन में दी गई न्यूली रिलीज्ड गाइड के मुताबिक ये एरियल मॉन्स्टर क्राइसिस से डील करने के लिए थे, तो पूरी फ्लाइट को फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया, जिनमें केपेबल इंडिविजुअल्स थे। मुझे समझ आया कि प्लेन टिकट्स इतने एक्सपेंसिव क्यों थे, और ट्रोल डंजियन वाली एन सिटी तक पहुंचने के लिए मुझे एक सिटी में ट्रांसफर करना था। मैं धीरे से लेट गया और सोने लगा, सोचते हुए कि ये ट्रिप बहुत स्मूथ लग रही है। हालांकि जब मैं एक सिटी में पहुंचा, तब एक एक्सीडेंट हो गया। अचानक हुए मॉन्स्टर अटैक ने मुझे और लिसा दोनों को साइलेंट कर दिया। लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं था जो ट्रबल से डरता था, तो मैंने अपना मास्क पहना और एक्शन लेने की तैयारी की। लिसा ने कहा कि ये कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर इंसिडेंट नहीं है, बल्कि बहुत पॉसिबल है कि डिस्ट्रक्शन ट्रैप्स में प्रॉब्लम हो। हालांकि ढेर सारे मॉन्स्टर्स को इनमें कंटेन कर दिया गया था, लेकिन जो बचे थे या अर्थ के इवोल्यूशन के बाद अपीयर हुए मॉन्स्टर्स में मैसिव म्यूटेशंस हो चुके थे, और वो पहले के मॉन्स्टर्स से ज्यादा पावरफुल थे।
आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हुए लिसा ने कहा कि ये मॉन्स्टर्स डिस्ट्रक्शन ट्रैप्स की ऑरा अब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिससे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है। दूसरे शब्दों में, हालांकि ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स डंजियंस के अंदर ट्रैप थे, लेकिन डंजियन से ओवरफ्लो होने वाले मॉन्स्टर्स बाहर की वर्ल्ड को भी डंजियंस में बदल सकते थे। ये था ओवरफ्लो फिनोमिनन, जो अर्थ के इवोल्यूशन या डंजियन बर्थ के अर्ली स्टेजेस में सबसे ज्यादा पॉसिबल था। लिसा ने मुझे कहा कि मॉन्स्टर्स को क्विकली एलिमिनेट कर दूं, क्योंकि ये म्यूटेटेड इंडिविजुअल्स बाकी डंजियंस के साथ रेजोनेट कर सकते थे। अगर मैं आज किसी भी मॉन्स्टर को एस्केप करने दूं, तो दूसरी जगहों पर न्यू ओवरफ्लोस इनएविटेबली होंगे। उसके शब्दों ने मुझे शॉक्ड कर दिया। अर्थ की सिचुएशन अब बहुत डेंजरस होगी। इससे मुझे गुस्सा भी आया। उन्होंने क्लियरली कहा था कि मैं रिवॉर्ड्स रिसीव करने आ रहा हूं, लेकिन आखिर में मुझे फिर से मेस क्लीन अप करना पड़ रहा था। हेल्पलेसली लिसा ने कहा कि हमें ओवरफ्लो को रोकना होगा, और वो मुझे एक मिशन इशू करेगी जिसमें रिवॉर्ड्स स्टेटस रिलेटेड स्किल्स होंगे। ये सुनकर मैंने तुरंत खुशी से मिशन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इस वक्त पास में एक विशाल सैंडस्टॉर्म अचानक शुरू हो गया। कुछ केपेबल इंडिविजुअल्स उनके पीछे के मॉन्स्टर्स के लिए कोई मैच नहीं थे। ये देखकर सिक्योरिटी पर्सनल ने गन्स यूज करने की कोशिश की, लेकिन वो एक हल्का सा स्क्रैच भी नहीं कर सके। इन म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स को फ्लेम लिजर्ड्स कहा जाता था, और वो सिंपल वर्ड्स भी बोल सकते थे। लिसा ने मुझे कहा कि बेपरवाह ना हो, ये सेकंड लेवल म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स हैं जो स्पेशल एबिलिटीज यूज कर सकते हैं। इस पर मैंने उसे अपना करंट आर्मर और स्पीयर दिखाया। इस टाइप का मॉन्स्टर मेरे अटैक्स को कैसे रोक सकता है? पहले वाले स्पीयर को इटर्नल फ्लेम में टेम्पर करने के बाद हाई ग्रेड मेटल हार्ट्स के साथ कंबाइन करके स्पीयर अब यूनिक ग्रेड डेथ ब्लैक स्पीयर बन चुका था। ना सिर्फ इसके 2400 अटैक पावर थी, बल्कि एक स्पेशल इफेक्ट भी था। क्रिटिकल हिट प्रोबेबिलिटी और डैमेज 30% बढ़ जाएंगे। सिर्फ एक थ्रस्ट से मेरे सामने का -62 लेवल फ्लेम लिजर्ड डायरेक्टली मर गया। डेथ ब्लैक स्पीयर का फील सिंपली बहुत अच्छा था। मैं इसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा था। हालांकि लिसा की इन्वेस्टिगेशन के बाद इस लिजर्ड में कोई मैजिक स्टोन नहीं था, और इसे बाद में ही काटा जा सकता था। अभी के बैटल की वजह से मुझे सबने डिस्कवर कर लिया था। तभी एक और फ्लेम लिजर्ड छुपके से पीछे से अप्रोच कर रहा था। उसके मुंह से निकलने वाली फ्लेम्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली पहुंच गईं, लेकिन मेरी स्पीड इस टाइप के मॉन्स्टर जैसी चीज मैच नहीं कर सकती थी। हालांकि लिजर्ड का अटैक रेंज बहुत बड़ा था, तो मुझे पहले उसे बाहर ल्योर करना पड़ा। मैं अचानक मुड़ा। एक्चुअली इस अटैक को हेड ऑन लेने की प्लानिंग कर रहा था। अगले ही सेकंड विशाल फायरबॉल ने मुझे बाहर नॉक कर दिया। मैसिव एरिया डैमेज ने ढेर सारी फ्लेम्स और गाढ़ा स्मोक चारों तरफ स्प्लैश कर दिया। लेकिन मेरी थिंकिंग सही थी। वाकई में अपग्रेडेड आर्मर हेड ऑन अटैक्स लेने पर भी इंजर्ड नहीं हुआ। जैसे ही मैं फुल फोर्स के साथ फाइट करने वाला था, मैंने देखा कि सामने कोई लिजर्ड्स के साथ फाइट कर रहा था। पता चला कि प्रेजेंट केपेबल इंडिविजुअल्स लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे ताकि लिजर्ड्स के साथ मिलकर फाइट करें। मेरे बाहर नॉक होने की वजह से इनविजिबिलिटी इफेक्ट फिर से एक्टिवेट हो गया। अब लिजर्ड्स और केपेबल इंडिविजुअल्स के बीच बैटल पूरी तरह से शुरू हो चुकी थी। लेकिन म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल थे। कम स्ट्रेंथ वाले केपेबल इंडिविजुअल्स क्लियरली उनके लिए कोई मैच नहीं थे। जैसे ही कोई इंजर्ड होने वाला था, एक आर्मर में कवर्ड पर्सन ने टाइमली अटैक को ब्लॉक कर दिया। लेकिन बैटल बहुत कियोटिक थी, और पीछे से अचानक आए फायरबॉल ने उसे डॉज करने का टाइम नहीं दिया। क्रिटिकल मोमेंट पर मैं क्विकली नीचे जंप किया। फायरबॉल मेरे बॉडी पर लगा। जैसे ही आर्मर्ड पर्सन थैंक्स कहने वाला था, मैं पहले ही इंस्टेंटली लीप कर चुका था। फिर मैंने एक स्पीयर थ्रस्ट के साथ उस लिजर्ड को छेद दिया जिसने अभी अभी फायरबॉल फायर्ड किया था। लेकिन मरने के कगार पर भी वो बार बार मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में ममलिंग कर रहा था, यानी स्टेटस विंडो जो हमारे स्ट्रॉन्गर होने की प्रोसेस को रिकॉर्ड करती थी और हर केपेबल इंडिविजुअल की पावर का सोर्स थी। इस पर मैंने कोल्डली कहा, तुम्हें इसके बजाय मुझे अपने रिकॉर्ड्स हैंड ओवर करने चाहिए। फ्लेम लिजर्ड को मारने के बाद मुझे 4,20,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिले। हालांकि अब कई लिजर्ड्स ने मुझे नोटिस कर लिया था और वो सब मुझे डिवावर करके अपनी इवोल्यूशन कंप्लीट करना चाहते थे। इन क्रेज्ड क्रीचर्स ने मुझे कुछ सरप्राइज्ड किया। क्या ये भी ओवरफ्लो की वजह से था, जिसे मॉन्स्टर्स सिर्फ रिकॉर्ड्स और इवोल्यूशन हासिल करने पर फोकस कर रहे थे? इस वक्त आर्मर में मौजूद पर्सन जल्दी से मेरे पास आया और थैंक्स कहा। उसकी आवाज़ सुनकर, जो एक औरत की थी, मैंने सोचा कि मैंने एक कूल पोस्ट स्ट्राइक किया और उसे बोला कि फ्यूचर में फाइट करते वक्त अपनी बैक का ध्यान रखे। मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई वो ये थी कि उसने वाकई में मेरी तारीफ की कि मैं हैंडसम हूँ। हालांकि लिसा ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो मेरा चेहरा नहीं देख पाई थी। टाइम धीरे धीरे बीतता गया और लिजर्ड्स के साथ हमारी बैटल कंटिन्यू रही। अब मेरे पीछे सिर्फ मॉन्स्टर कॉप्सेस थे। मेरा लेवल भी 44 तक पहुंच गया था, लेकिन ये लिजर्ड्स बार बार अपीयर हो रहे थे, जिससे मैं कुछ हद तक थक गया था। लिसा ने कहा कि हमें पहले उस लीडर को मारना होगा जो एनवायरमेंटल चेंजेस को डायरेक्ट कर रहा था। अगर हम उस बॉस को नहीं मारते तो मॉन्स्टर्स अपीयर होते रहेंगे।
लेकिन शुरू से ही मैं कई लिजर्ड से घिरा हुआ था जो एक साथ अटैक कर रहे थे, तो मैं टेम्परेरीली ब्रेक अवे नहीं कर पा रहा था। ये फ्लेम लिजर्ड्स जैसे पागल डेमन्स थे। हर एक मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई ट्रेजर डिस्कवर कर लिया हो। ना सिर्फ उनकी न्यूमरोसिटी थी, बल्कि उनकी कांस्टेंट मम्बलिंग भी मुझे अनॉय कर रही थी। जितना जल्दी हो सके ब्रेक थ्रू करने के लिए मेरा किलिंग और भी फियर्स हो गया। मैं हर मॉन्स्टर को एक स्पीयर थ्रस्ट से सॉल्व कर रहा था और मुझे वॉर गॉड की तरह देखते हुए पास में खड़ा एक मैन सहाय नहीं कर पाया, क्योंकि उनके लिए कई लोग मिलकर एक मॉन्स्टर से डील करना काफी डिफिकल्ट था। उसी वक्त एक ग्रुप ऑफ लिजर्ड्स को मारने के बाद मैं क्विकली हवा में लीप किया। अगला मुझे ध्यान से ढूंढना था कि लिजर्ड्स का लीडर कौन है। जल्द ही मैंने कई लिजर्ड से प्रोटेक्टेड ब्लैक लीडर को डिस्कवर किया। बिना किसी हेजिटेशन के मैं अपने स्पीयर के साथ नीचे चार्ज किया। पावरफुल फोर्स ने सारे लीडर गार्ड्स को मार डाला और मैं भी 45 लेवल तक लेवल अप हो गया। लेकिन ये लेवलिंग स्पीड फिर भी लिसा को बहुत स्लो लगी। तभी एक विशाल स्टोन पिलर अचानक मेरी तरफ स्मैश हुआ। फॉर्चुनेटली पास में मौजूद पर्सन ने मुझे क्विकली रिमाइंड किया और यह भी बताया कि स्टोन पिलर एक्सप्लोड करेगा। मुझे सरप्राइज हुआ कि ये मैन मेरी ही लैंग्वेज बोल रहा था। एक्सप्लोजन का जिक्र सुनकर मैं नॉनशलांट अपीयर हुआ। मैं मुड़ा और फ्लेम लिजर्ड की नेक ग्रैब करके उसे जोर से बाहर फेंक दिया। जैसा मैन ने कहा था, स्टोन पिलर सचमुच टच होने पर एक्सप्लोड हुआ। इस वायलेंट मेथड ने मैन के कंपेनियन को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फिर कई फ्रैगमेंट्स ने मुझ पर अटैक किए। ये सारे अटैक्स अभी के लीडर से आए थे। मेरे फ्रैगमेंट्स को डॉज करते लिजर्ड लीडर ने अपने पैर से जोर से स्टॉम्प किया। अगले ही मोमेंट अर्थ के स्पाइक्स रैपिडली स्प्रेड होने लगे। वो मुझे अनबैलेंस करना चाहता था, लेकिन ये ऑब्वियसली कुछ हद तक अनरियलिस्टिक था, क्योंकि अनइवन अर्थ स्पाइक्स पर खड़े होकर भी मैं अपना अटैक कंप्लीट कर सकता था। हालांकि इन अर्थ स्पाइक्स ने भी एक्सप्लोजन्स प्रोड्यूस किए। सीन देखकर कई केपेबल इंडिविजुअल्स को लगा कि मैंने मैसअप कर दिया है। उनकी आवाज़ें सुनकर मैंने तुरंत रिफ्यूट किया, क्योंकि मैंने इसका पहले से अनुमान लगा लिया था। अब मैंने काफ़ी खेल लिया था और अब सब कुछ खत्म करने का टाइम था। अगला मेरे न्यू वेपन का अपीयर होने का टाइम था। स्लिंगशॉट गन जो मेटल हार्ट से एनहांस थी, अब यूनिक ग्रेड बर्सर्कर इम्पैक्ट कोन बन चुकी थी। इसमें 4 सेटिंग्स थीं, जिनमें हाईएस्ट 4500 अटैक पॉइंट्स ऐड कर सकती थी। इम्प्रूव होने के बाद इसके कई ड्रॉबैक्स ऑप्टिमाइज हो चुके थे। जब इम्पैक्ट कोन ने लिजर्ड को टच किया, मैंने इंस्टेंटली पावर को लेवल 4 में चेंज कर दिया। यह स्ट्राइक बहुत पावरफुल थी। लिजर्ड की हार्ड स्किन आर्मर इस टेरिफाइंग पेनिट्रेटिंग पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस अटैक ने क्रिटिकल हिट भी कॉज किया और लिजर्ड लीडर तुरंत खून से लथपथ हो गया। क्रिटिकल हिट से क्राइसिस फील करके बाकी के फ्लेम लिजर्ड्स रेस्क्यू के लिए आना चाहते थे, लेकिन उन्हें बाकी के केपेबल इंडिविजुअल्स ने ब्लॉक कर दिया। हालांकि वो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड कर पाए। जब मॉन्स्टर्स फिर से अटैक करना चाहते थे, तो उनका स्वागत एक ब्रॉड हैवी स्वॉर्ड से हुआ। ये एक ब्लैक लॉन्ग स्वॉर्ड थी जो प्योर मेटल हार्ट्स और कई हाई ग्रेड मटेरियल से इटर्नल फ्लेम टेम्परिंग के जरिए फोर्ज की गई थी। जैसे ही मैं ब्लैक लॉन्ग स्वॉर्ड की डोमिनेटिंग प्रेजेंस से खुश था, मेरे पीछे लिजर्ड लीडर बोल उठा। वो अभी भी वही बात कह रहा था कि उसे मेरे रिकॉर्ड्स चाहिए, वो पावरफुल ह्यूमंस को डिवावर करना चाहता है। फिर उसने एक पियर्सिंग साउंड की और मैं बस मुड़ा और उसे मार डाला। लेकिन उसने अपनी एक्टिव स्किल एक्टिवेट कर दी और इंस्टेंटली कई स्टोन्स ग्राउंड से उठने लगे। आखिरकार एक टावरिंग स्टोन माउंटेन बन गया। प्रेजेंट सब लोग स्टन्ड हो गए, क्योंकि लिजर्ड लीडर पूरे बैटलफील्ड को डेटोनेट करने की प्लानिंग कर रहा था। अनगिनत स्टोन्स फ्रैंटिकली क्रैक और फॉल करने लगे, लेकिन लीडर ऑब्वियसली बहुत जल्दी खुश हो गया था। अभी भी फैंटेसाइज कर रहा था कि वो ह्यूमंस को रिप्लेस करके वर्ल्ड के पिनिकल तक पहुंचेगा। अनफॉर्चुनेटली इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, मेरी ग्रेट स्वॉर्ड पहले ही गिर चुकी थी। लीडर की विशफुल थिंकिंग के बारे में मैंने सिर्फ कोल्डली कहा, ड्रीमिंग करना बंद करो। बॉस को मारने के बाद आसपास का एनवायरनमेंट धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा, लेकिन लिजर्ड लीडर ने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं दिया। लिसा ने कहा कि म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स सिर्फ उसी लेवल पर स्ट्रॉन्गर होते हैं, एक्सपीरियंस नहीं बढ़ता। आखिरकार ये लिजर्ड लीडर सिर्फ सेकंड लेवल था। हालांकि ये सुनकर मैं डिप्रेस्ड हुआ। एटलीस्ट ये इंसिडेंट रिजॉल्व हो सकता था। जब मैं नीचे आया तो सामने का सीन देखकर मैं सरप्राइज हुआ, क्योंकि कई केपेबल इंडिविजुअल्स ने मुझे घेर लिया था। उनमें से 2 खासतौर पर एंथुजियास्टिक थे, जिसमें गर्ल ने कहा कि अगर मैं इंजर्ड हूं तो वो मुझे हील करने में हेल्प कर सकती है। इस वक्त मुझे याद आया और मैंने गलती से सोचा कि वो दोनों कपल हैं। इसके बारे में सोचते ही मेरा एक्सप्रेशन चेंज हो गया और लिसा ने कहा कि उसे मुझ में जेलसी सेंस हुई। मैंने रिस्पॉन्ड किया कि मैं इंजर्ड नहीं हूं और उन्हें कहा कि बाकी बचे मॉन्स्टर्स को क्विकली डील करे और किसी को भी एस्केप न करने दें। मेरे डिपार्टिंग फिगर को देखकर गर्ल कुछ क्यूरियस थी कि क्या मैं थर्ड प्रोफेशन चेंज प्रोफेशनल हूं।
टाइम धीरे धीरे बीतता गया और फ्लेम लिजर्ड्स के साथ हमारी बैटल कंटिन्यू रही। अब मेरे पीछे सिर्फ मॉन्स्टर कॉप्सिस थे। मेरा लेवल भी 44 तक पहुंच गया था, लेकिन ये लिजर्ड्स बार बार अपीयर हो रहे थे, जिससे मैं कुछ हद तक थक गया था। लिसा ने कहा कि हमें पहले उस लीडर को मारना होगा जो एनवायरमेंटल चेंजेस को डायरेक्ट कर रहा था। अगर हम उस बॉस को नहीं मारते तो मॉन्स्टर्स अपीयर होते रहेंगे। लेकिन शुरू से ही मैं कई लिजर्ड से घिरा हुआ था जो एक साथ अटैक कर रहे थे, तो मैं टेम्परेरली ब्रेक अवे नहीं कर पा रहा था। ये फ्लेम लिजर्ड्स जैसे पागल डिमंस थे। हर एक मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई ट्रेजर डिस्कवर कर लिया हो। ना सिर्फ उनकी न्यूमरोसिटी थी, बल्कि उनकी कांस्टेंट मम्बलिंग भी मुझे अनॉय कर रही थी। जितना जल्दी हो सके ब्रेक थ्रू करने के लिए मेरा किलिंग और भी फियर्स हो गया। मैं हर मॉन्स्टर को एक स्पीयर थ्रस्ट से सॉल्व कर रहा था और मुझे वॉर गॉड की तरह देखते हुए पास में खड़ा एक मैन साई नहीं कर पाया, क्योंकि उनके लिए कई लोग मिलकर एक मॉन्स्टर से डील करना काफी डिफिकल्ट था। उसी वक्त एक ग्रुप ऑफ लिजर्ड्स को मारने के बाद मैं क्विकली हवा में लीप किया। अगला मुझे ध्यान से ढूंढना था कि लिजर्ड्स का लीडर कौन है। जल्द ही मैंने कई लिजर्ड से प्रोटेक्टेड ब्लैक लीडर को डिस्कवर किया। बिना किसी हेजिटेशन के मैं अपने स्पीयर के साथ नीचे चार्ज किया। पावरफुल फोर्स ने सारे लीडर गार्ड्स को मार डाला और मैं भी 45 लेवल तक लेवल अप हो गया। लेकिन ये लेवलिंग स्पीड फिर भी लिसा को बहुत स्लो लगी। तभी एक विशाल स्टोन पिलर अचानक मेरी तरफ स्मैश हुआ। फॉर्चुनेटली पास में मौजूद पर्सन ने मुझे क्विकली रिमाइंड किया और ये भी बताया कि स्टोन पिलर एक्सप्लोड करेगा। मुझे सरप्राइज हुआ कि ये मैन मेरी ही लैंग्वेज बोल रहा था। एक्सप्लोजन का जिक्र सुनकर मैं नॉनशलांट अपीयर हुआ। मैं मुड़ा और फ्लेम लिजर्ड की नेक ग्रैब करके उसे जोर से बाहर फेंक दिया। जैसा मैन ने कहा था, स्टोन पिलर सचमुच टच होने पर एक्सप्लोड हुआ। इस वायलेंट मेथड ने मैन के कंपेनियन को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फिर कई बिल्डिंग फ्रैगमेंट्स ने मुझ पर अटैक किए। ये सारे अटैक्स अभी के लीडर से आए थे। मेरे फ्रैगमेंट्स को डॉच करते लिजर्ड लीडर ने अपने पैर से जोर से स्टॉम्प किया। अगले ही मोमेंट अर्थ के स्पाइक्स रैपिडली स्प्रेड होने लगे। वो मुझे अनबैलेंस करना चाहता था, लेकिन ये ऑब्वियसली कुछ हद तक अनरियलिस्टिक था, क्योंकि अनइवन अर्थ स्पाइक्स पर खड़े होकर भी मैं अपना अटैक कंप्लीट कर सकता था। हालांकि इन अर्थ स्पाइक्स ने भी एक्सप्लोजन्स प्रोड्यूस किए। सीन देखकर कई केपेबल इंडिविजुअल्स को लगा कि मैंने मैसअप कर दिया है। उनकी आवाज़ें सुनकर मैंने तुरंत रिफ्यूट किया, क्योंकि मैंने इसका पहले से अनुमान लगा लिया था। अब मैंने काफ़ी खेल लिया था और अब सब कुछ खत्म करने का टाइम था। अगला मेरे न्यू वेपन का अपीयर होने का टाइम था। स्लिंग शॉट गन, जो मेटल हार्ट से एनहांस थी, अब यूनिक ग्रेट बर्सकर इम्पैक्ट कोन बन चुकी थी। इसमें 4 सेटिंग्स थीं, जिनमें हाईएस्ट 4500 अटैक पॉइंट्स ऐड कर सकती थी। इंप्रूव होने के बाद इसके कई ड्रॉबैक्स ऑप्टिमाइज हो चुके थे। जब इम्पैक्ट कोन ने लिजर्ड को टच किया, मैंने इंस्टेंटली पावर को लेवल 4 में चेंज कर दिया। ये स्ट्राइक बहुत पावरफुल थी। लिजर्ड की हार्ड स्किन आर्मर इस टेरिफाइंग पेनिट्रेटिंग पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकी, और इस अटैक ने क्रिटिकल हिट भी कॉज किया और लिजर्ड लीडर तुरंत खून से लथपथ हो गया। क्रिटिकल हिट से क्राइसिस फील करके बाकी के फ्लेम लिजर्ड्स रेस्क्यू के लिए आना चाहते थे, लेकिन उन्हें बाकी के केपेबल इंडिविजुअल्स ने ब्लॉक कर दिया। हालांकि वो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड कर पाए। जब मॉन्स्टर्स फिर से अटैक करना चाहते थे, तो उनका स्वागत एक ब्रॉड हैवी स्वॉर्ड से हुआ। ये एक ब्लैक लॉन्ग स्वॉर्ड थी, जो प्योर मेटल हार्ट्स और कई हाई ग्रेड मटेरियल से इटर्नल फ्लेम टेम्परिंग के जरिए फोर्ज की गई थी। जैसे ही मैं ब्लैक लॉन्ग स्वॉर्ड की डोमिनेटिंग प्रेजेंस से खुश था, मेरे पीछे लिजर्ड लीडर बोल उठा। वो अभी भी वही बात कह रहा था कि उसे मेरे रिकॉर्ड्स चाहिए, वो पावरफुल ह्यूमंस को डिवावर करना चाहता है। फिर उसने एक पियर्सिंग साउंड की और मैं बस मुड़ा और उसे मार डाला। लेकिन उसने अपनी एक्टिव स्किल एक्टिवेट कर दी और इंस्टेंटली कई स्टोन्स ग्राउंड से उठने लगे। आखिरकार एक टावरिंग स्टोन माउंटेन बन गया। प्रेजेंट सब लोग स्टंट हो गए, क्योंकि लिजर्ड लीडर पूरे बैटलफील्ड को डेटोनेट करने की प्लानिंग कर रहा था। अनगिनत स्टोन्स फ्रैंटिकली क्रैक और फॉल करने लगे, लेकिन लीडर ऑब्वियसली बहुत जल्दी खुश हो गया था। अभी भी फैंटेसाइज कर रहा था कि वो ह्यूमंस को रिप्लेस करके वर्ल्ड के पिनिकल तक पहुंचेगा। अनफॉर्चुनेटली, इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, मेरी ग्रेट स्वॉर्ड पहले ही गिर चुकी थी। लीडर की विशफुल थिंकिंग के बारे में टेक्निक्स को फिर से मेरे वेपन्स को एनहांस करने के लिए। थोड़ी देर बाद मैं अभी भी सोच रहा था कि क्या करंट वेपन्स एक स्ट्राइक में किल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त पीछे से एक नॉइज हुई। पीछे मुड़कर देखा तो मैंने एक्चुअली एक विशाल डेजर्ट स्कॉर्पियन डिस्कवर किया, लेकिन वो हाईलैंड्स में अपीयर नहीं होने चाहिए थे और स्कॉर्पियन के क्लॉज रूना को होल्ड किए हुए थे। उसे सरप्राइज में कैप्चर होते देख पेरेटा बहुत हेल्पलेस थी। उसने क्लियरली उन्हें केयरफुल रहने को रिमाइंड किया था। किंग हाजन डेजर्ट जायंट स्कॉर्पियन का पीछा कर रहा था। सिचुएशन समझ ना आने की वजह से मैं बहुत क्यूरियस था कि वो एक ऐसे ओपोनेंट से कैप्चर क्यों हो गए जो बहुत स्ट्रांग नहीं लग रहा था।
लीसा ने कहा कि शायद उन्हें एम्बुश किया गया था। ओरिजिनली मैं इन दो लोगों के साथ इन्वॉल्व होने से अवॉइड करना चाहता था, लेकिन अब जब मैंने उन्हें एनकाउंटर कर लिया था तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता था। जैसे ही मैं एक्शन लेने वाला था, लीसा ने डिस्कवर किया कि ये वही स्क्यूअर था जो मैं बारबेक्यू के लिए यूज करता था। जैसे ही मैंने मेटल हार्ट आयरन स्क्यूअर फेंका, उसे रियलाइज हुआ कि मैं एक्चुअली इतना प्रेशियस मेटल बारबेक्यू स्क्यूअर्स बनाने के लिए यूज कर रहा था। और उस स्ट्राइक ने स्कॉर्पियन के जायंट क्लॉ को भी ओपन कर दिया। फिर मैं क्विकली आगे रश किया और रूना को कैच किया, लेकिन अगले ही सेकंड मैंने बिना हेजिटेशन के उसे बाहर फेंक दिया। किंग हजन, जो रिएक्ट नहीं कर पाया था, तुरंत नॉकडाउन हो गया, जबकि मैंने अपने बैकपैक से एक और आयरन स्क्यूअर निकाला। फिर मैं क्विकली जायंट स्कॉर्पियन की तरफ चार्ज किया। जब मैं पास पहुंचा, मैंने फुल फोर्स के साथ आयरन स्क्यूअर फेंका। डेजर्ट जायंट स्कॉर्पियन बिना किसी रेजिस्टेंस के अचानक पावरफुल फोर्स से डायरेक्टली पियर्स हो गया। मैं इसे इंस्टेंटली किल कर पाया क्योंकि मैंने क्रिटिकल हिट अचीव किया था। मेरी क्रिटिकल हिट स्किल 9 लेवल तक पहुंच चुकी थी। विंडो प्रॉम्प्ट सुनकर मुझे रियलाइज हुआ कि स्कॉर्पियन का लेवल इतना हाई था। लीसा ने मुझे बताया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि इसका मेन अटैक मेथड पॉइजन था, तो बाकी पहलू रिलेटिवली वीक थे। ट्रोल मीट से तंग आ चुका था, तो मैंने स्कॉर्पियन के कॉप्स को देखकर फिर से जायंट स्कॉर्पियन बारबेक्यू करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। दूसरी साइड रूना ठीक थी, लेकिन किन हजन अनकॉन्शियस हो गया था। जब रूना ने मुड़कर देखा तो उसे भी पता चला कि उसे किसने बचाया था। लेकिन जब रूना ने मुझे सिटी का डार्क नाइट कहा तो मैं इस न्यू टाइटल पर कुछ स्लो रिएक्ट किया। इस पर रूना ने मुझे ऑनलाइन मेरे बारे में पोस्ट्स दिखाई। अब किंग हजन भी जाग चुका था और वो मेरे बारे में र्यूमर्स के बारे में चार्ट कर रहे थे। लीसा इंस्टेंटली फ्यूरियस हो गई, जिससे मुझे क्यूरियस हुआ कि क्या उसने ऑनलाइन कुछ एनकाउंटर किया था। थोड़ी देर तक उनकी बातें सुनने के बाद मैंने अटेंशन नहीं दिया और स्कॉर्पियन को प्रोसेस करने के लिए मुड़ गया। पूरा प्रोसेस देखने के बाद वो मेरी बुचरिंग स्किल से इंप्रेस हुए बिना नहीं रह सके। शाम तक कैंप में पॉट में सिजलिंग ऑयली रोस्टेड मीट था। मेरे बगल में रूना और किंग हाजिन, जो एक दिन से नहीं खाए थे, डिलिशियस फूड को देखकर दोनों की आंखें चमक रही थी। हेल्पलेसली मैंने कहा कि मैं उनकी पोर्शन भी प्रिपेयर कर सकता हूं, लेकिन ये मीट पॉइजनस था। ये सुनकर रूना ने क्विकली अपना हाथ उठाया और कहा कि वो पॉइजन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। रूना, जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी से ब्लेस्ड थी, ने सिर्फ अपना हाथ बढ़ाया और डिवाइन पावर कास्ट की। जल्द ही मॉन्स्टर मीट के टॉक्सिन स्टीम की तरह डिसिपेट हो गए और उसकी प्यूरिफिकेशन के बाद मीट और भी ज्यादा डिलिशियस हो गया। इससे मुझे बहुत अनफेयर फील हुआ। वो पहले से ही इतनी ब्यूटीफुल थी, फिर भी इतनी एक्सेलेंट एबिलिटीज थी। लीसा ने भी एक्सप्रेस किया कि वो वाकई में गॉडेस ऑफ ब्यूटी से ब्लेस्ड थी और रूना की सीक्रेट पावर ने उसे भी सरप्राइज किया। ये था उनके साथ खाने का पूरा प्रोसेस। पेट भर के खाने के बाद रूना और किंग हजन दोनों ने मुझे बहुत थैंक्स कहा। मुझे साइलेंटली अकेले आयरन स्क्यूअर्स क्लीन करते देख रूना ने एक्टिवली मुझे साथ में टीम अप करने का इनवाइट किया, लेकिन जैसे ही उसने बोला मैंने इंस्टेंटली मना कर दिया। इससे रूना कुछ हद तक रिएक्ट नहीं कर पाई। वो क्लियरली बहुत ब्यूटीफुल थी, तो उसे डायरेक्टली रिजेक्ट क्यों कर दिया गया? किंग हाजिन ने कहा कि उसे डिजर्व्ड। उनकी कॉन्वर्सेशन ने मुझे कुछ हद तक सरप्राइज किया। वो कपल नहीं लग रहे थे। जाने की प्रिपरेशन करते वक्त किंग हाजिन आगे आया और मुझे एक बिजनेस कार्ड हैंड किया। वो बहुत ग्रेटफुल था कि मैं रूना को बचा सका और उसने कहा कि बाहर जाने के बाद उसे कॉल करूं, वो मुझे पेमेंट देगा। जब मैंने उस बिजनेस कार्ड को देखा तो डिस्कवर किया कि ये वही था जो कांगमायर ने मुझे दिया था। क्या वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन से थे? रूना ने भी अपना बिजनेस कार्ड हैंड किया और वो बताने वाली थी कि वो यहाँ क्यों आई थी, लेकिन किंग हजन ने उसे क्विकली रोक दिया। अब मुझे भी यकीन हो गया था कि ये दोनों और कांगमायर शायद एक ही ऑर्गेनाइजेशन से हैं। उनके ज़्यादा दूर जाने से पहले मैंने सर्टनली कहा कि मैं डेफिनेटली उन्हें इस डंजन में फिर से एनकाउंटर करूंगा। लीसा को समझ नहीं आया था कि मैं इतना सर्टन क्यों था। फिर मैंने डार्कली कहा कि मैं इन दोनों को फॉलो करने वाला हूं, क्योंकि वरना वो स्कॉर्पियंस मुझ पर अटैक नहीं करेंगे। रोड पर रूना ने किंग हजन से कंप्लेन की। अगर हम अभी बात कंटिन्यू करते तो शायद हमें उनकी हेल्प मिल जाती। अगर हम उन्हें बता देते कि हमें सिर्फ स्कॉर्पियन पॉइजन चाहिए और कुछ नहीं, तो वो शायद अग्री कर लेते। किंग हजन ने हेल्पलेसली कहा, क्या अगर उन्हें स्कॉर्पियन पॉइजन चाहिए होता? स्कॉर्पियन पॉइजन लेने की उनकी रीजन इन्फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्शंस के सब्जेक्ट थी। तो किंग हजन ने सोचा कि उन्हें अपने वर्ड्स के साथ केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं पहले से ही उनके पीछे फॉलो कर रहा था, क्लियरली सुनते हुए। उन्हें फॉलो करते हुए मुझे भी समझ आ गया था कि उनकी ये ट्रिप स्कॉर्पियंस को कैच करने के लिए थी, लेकिन लीसा ने क्लियरली कहा था कि ये एक ट्रोल डंजन है। इस पर लीसा एम्बैरस हो गई, क्योंकि उसे भी नहीं पता था। वो हमेशा सोचती थी कि यहाँ सिर्फ ट्रोल्स हैं।
ये सारी इनकंसिस्टेंसीज ने मुझे फील किया कि अभी और कुछ अनफोल्ड होने वाला है, और ये सुनकर लीसा ने मुझे क्विकली शट अप करने को कहा। पीछे अपीयर हुए जायंट स्कॉर्पियन को मैंने बात करते हुए मार डाला। जो मुझे पजल कर गया था वो था कि हालांकि मेरी इनविजिबिलिटी इफेक्ट की वजह से वो मुझे डिस्कवर नहीं कर सकते थे, रूना के पास एक गार्जियन एंजल थी, तो फिर उसे अभी एम्बुश क्यों किया गया? लीसा ने एक्सप्लेन किया कि पता चला कि एंजल की पावर अर्थ पर रिस्ट्रिक्टेड थी और गार्जियन एंजल्स ह्यूमन लाइफ और डेथ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। ये सुनकर मैंने लीसा को टीज किया कि क्या वो भी यूजलेस थी, जिससे वो इमीडिएटली एंग्री होगी, क्योंकि उसने मेरी बहुत हेल्प की थी। बहुत टाइम तक सर्च करने के बाद वो दोनों अभी भी अपना टारगेट नहीं ढूंढ पाए थे। वो डेजर्ट स्कॉर्पियंस के किंग को ढूंढ रहे थे, जिसका नेम था जायंट डेथ हंटर। इस पर मैंने कामली आगे पॉइंट किया और लीसा से पूछा कि वो गाय इज द डेथ हंटर राइट? नेम से बहुत पावरफुल साउंड करता है। लीसा ने भी रिएक्ट किया। इस मोमेंट पर किंग हाजिन और उनके पीछे एक ट्रेमेंडसली विशाल स्कॉर्पियन अचानक अपीयर हुआ। जैसे ही किंग हाजिन फ्राइटेंड हुआ, रूना ने साई किया कि ये स्कॉर्पियन सच में बहुत बड़ा था। इस वक्त किंग हाजिन ने इक्विपमेंट निकाला और रूना से एनर्जी देने को कहा। ये सुनकर रूना ने इंस्टेंटली ब्लेसिंग मैजिक एक्टिवेट किया। किंग हाजिन को फुल एट्रीब्यूट एनहांसमेंट मिलने के बाद वो तुरंत विशाल डेथ हंटर की तरफ चार्ज किया। हॉली नाइट और हीलर का कॉम्बिनेशन ऐसा लग रहा था कि हमें उनके इंटरवेंशन की जरूरत नहीं थी। लीसा ने ओरिजिनली भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई लग रही थी और उसने सोचा कि मुझे हेल्प करना चाहिए, क्योंकि रूना के पीछे एक और ज्यादा पावरफुल ट्रोल आ गया था। मॉन्स्टर्स की ब्रीदिंग सुनकर रूना ने पीछे देखा। इस एक लुक से वो तुरंत ट्रोल से स्टार्टल्ड हो गई। ये जानते हुए कि वो दोनों मॉन्स्टर्स का रेजिस्ट नहीं कर सकते, रूना ने क्विकली किंग हाजन को एस्केप करने को रिमाइंड किया। जब ट्रोल उन्हें पीछा कर रहा था तो ये मेरे लिए सरप्राइज अटैक का बेस्ट टाइम था। इम्पैक्ट कोन, जिसे मैंने अभी इंप्रूव किया था, उसकी किलिंग पावर फिर से बहुत एनहांस हो गई थी। ये स्ट्राइक बिना किसी एक्सीडेंट के थी। ट्रोल तुरंत हार्ट से पियर्स हो गया। मॉन्स्टर का फॉल ट्रिमेंडस वाइब्रेशंस कॉज कर गया। मैं ट्रोल पर लैंड हुआ और मैंने इम्प्रूव्ड इम्पैक्ट कोन की खामी को कंफर्म किया, क्योंकि इसे सिर्फ एक बार यूज करने के बाद इम्पैक्ट कोन टूट गया। लीसा ने कहा कि ये इसलिए भी हुआ क्योंकि मैंने ड्यूरेबिलिटी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। करंट इम्पैक्ट कोन को मैंने मॉडिफाई किया था ताकि इसमें सिर्फ एक लेवल 5 डैमेज सेटिंग हो, लेकिन इसकी खामी थी कि इसमें सिर्फ एक ड्यूरेबिलिटी पॉइंट था। पर बिना ऐसा किए थर्डल मॉन्स्टर को एक स्ट्राइक में मारना इम्पॉसिबल था, और सेकंड प्रोफेशन मिशन सिर्फ इसी तरह से पॉसिबल था। ट्रोल के खतरे को हल करने के बाद मैंने रूना और बाकियों को अलविदा कहा। बिल्कुल भी स्कॉर्पियन को मारने में हेल्प करने का इरादा नहीं था। ये सुनकर किंग हाजिन ने पलटकर डेथ हंटर से आंखें मिलाईं। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो अभी भी स्कॉर्पियन के साथ बैटल में था। किंग हाजिन को खतरे में देखकर रूना ने और देर नहीं की और मुझे, जो जाने की तैयारी कर रहा था, पुकारा। उसने कहा कि अगर मैं स्कॉर्पियन को मारने में हेल्प करूं तो स्कॉर्पियन के जहर को छोड़कर बाकी सब कुछ मेरा होगा। जैसे ही उसने ये कहा, मैं तुरंत पलटा और खुशी खुशी मान गया। मैं इस सेंटेंस का बहुत लंबे समय से वेट कर रहा था। ये सुनकर किंग हाजिन मना करना चाहता था, लेकिन रूना ने उसे खामोश कर दिया। आखिरकार उन्हें अब मेरी हेल्प स्वीकार करनी चाहिए थी। लेकिन बस इसी पलटने के पल में किंग हाजिन जो रिएक्ट नहीं कर पाया, स्कॉर्पियन की पूंछ में तुरंत लपेट लिया गया। सिचुएशन को देखकर मुझे समझ आया कि अब वो मना भी नहीं कर सकता। तो मैं किंग हाजिन के पास कूदा। फिर मैंने अपना स्पीयर स्विंग किया और डेथ हंटर की विशाल स्कॉर्पियन पूंछ मेरे द्वारा काट दी गई। मेरा अटैक अभी खत्म नहीं हुआ था। सरप्राइज अटैक से डैमेज करने के बाद मुझे परस्यूट के साथ फॉलो करना था। एनहांस स्पीयर ने इस स्ट्राइक से स्कॉर्पियन के हार्ट शेल को तोड़ दिया। किंग हाजिन अभी भी मेरी ताकत से हैरान था। उसके बगल में लू योना ने जल्दी से उसे रिमाइंड किया कि वो जल्दी करे और मेरे साथ मिलकर अटैक करे। होश में आए किंग हाजिन ने जल्दबाजी में अपनी डिवाइन पावर यूज की, फिर अपनी परस्यूट स्किल लॉन्च की। लीसा के एक्सप्लेनेशन से मुझे पता चला कि ये एक ऐसी स्किल थी जो पिछले अटैक से प्रभावित होती थी और अगले अटैक का डैमेज बढ़ाती थी। लेकिन मेरे हिसाब से किंग हाजिन की डिवाइन पावर से यूज की गई स्किल उतनी स्ट्रांग नहीं लगी जितनी मैंने इमेजिन की थी। उसकी ऑफेंसिव के खत्म होने के बाद मेरे अगले राउंड ऑफ अटैक्स की बारी थी। मैं फिनिशिंग ब्लोज देने में भी उतना ही स्किल्ड था। मेरे फेटल अटैक को झेलने के बाद जायंट हंटर पूरी तरह मर गया।
जब बैटल खत्म हुई मैंने जल्दी से बुचरिंग शुरू कर दी। जल्द ही मैंने सारे पॉइजनस पार्ट्स निकाल लिए और मैंने उन्हें पॉइजन नीडल्स और पॉइजन थ्रेड्स दे दिए। लीसा को शक था कि क्या पेरेटा ने शुरू से ही सब कुछ कैलकुलेट किया था ताकि मेरी हेल्प मिल सके। मेरे पास इस मामले पर कोई थॉट्स नहीं थे और मैं जायंट स्कॉर्पियन की बॉडी को हैंडल करने गया। अनएक्सपेक्टेडली जायंट स्कॉर्पियन ने एक थर्डल मैजिक स्टोन ड्रॉप किया। इससे पेरेटा बहुत हैरान हुई, जिसे उम्मीद नहीं थी कि अर्थ इतनी जल्दी हाई लेवल मैजिक स्टोन प्रोड्यूस करेगी। हालांकि जैसे ही पेरेटा की हैरानी खत्म हुई, उसे फिर से लीसा ने रोक लिया। इस थर्डल मैजिक स्टोन को पाकर मैं जल्द ही अपना मिशन पूरा कर पाऊंगा। मटेरियल्स कलेक्ट करने के बाद किंग हाजिन और लू योना ने मुझे इनवाइट किया, चाहते थे कि मैं उनकी टीम ज्वाइन करूं, लेकिन एक बार फिर मैंने डिसाइसिवली मना कर दिया। फिर भी वो मुझे ज्वाइन करने के लिए मनाने की कोशिश करते रहे। यहाँ तक कि एंजल पेरेटा भी यही सोचती थी। पावरफुल एबिलिटी यूजर्स का ग्रुप बनाना हंटिंग कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बहुत इंप्रूव करता, लेकिन फिर भी मैंने उनकी टीम ज्वाइन नहीं की। आखिरकार मैं बचपन से ही कम प्रेजेंस वाला रहा था और अकेले रहने का आदी हो चुका था। ये देखकर लीसा ने मेरी तरफ से पोलाइटली मना किया। फिर पेरेटा और लू योना को जाने के लिए अर्ज किया। जाने से पहले किंग हाजिन और बाकियों ने मुझे कहा कि मैं अपने देश लौटने के बाद ज़रूर उनसे कांटेक्ट करूं। मेरे मन में था कि बेहतर होगा अगर हम दोबारा कभी ना मिलें। अब सिर्फ मैं और लीसा बचे थे और अब समय था कि मैं वो करूं जो मुझे करना था। मैंने रेस्ट स्किल के लिए ज़रूरी सारे इवोल्यूशन मटेरियल्स पहले ही कलेक्ट कर लिए थे। मैं एक्साइटेड था ये देखने के लिए कि रेस्ट स्किल के इवोल्यूशन के बाद क्या चेंजेस होंगे।